जब मैं पैदा हुआ था, मैं इतना नाजुक था कि 5 प्रतिष्ठित परिवारों की मुखियाएं मुझे अपना दामाद बनाने के लिए आपस में लड़ पड़ीं। मेरी माँ के पास मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैं अपनी 22वीं सालगिरह पर 5 प्रतिष्ठित परिवारों में से एक दुल्हन चुनूंगा। सबको लगा मैं सिल्विया को चुनूंगा, जिसे मैं पा ना सका, पर मैंने अपनी प्रतिद्वंद्वी लूना को चुना। पिछली जिंदगी में सिल्विया को चुनने पर शादी से पहले उसका विमान क्रैश हो गया और उसकी लाश कभी नहीं मिली। मैंने 20 साल तक पागलों की तरह उसकी तलाश की। फिर एक बरसाती रात मैंने उसे देखा, जिसे मृत समझा था। वह दीवार से लगी लियो को चूम रही थी। एलेना और सेरेना पास ही खड़ी उन्हें देख इंतजार में थीं। उनके अलग होते ही महिलाएं लियो को कोट पहनाकर फल थमा देती हैं। एक बुदबुदाती है, इतना लंबा चूमा कि होंठ सूज गए। लियो, सिल्विया संग विदेश रहो, हम जेवियर को उलझाए रखेंगे, वह तुम्हें नहीं ढूंढ पाएगा। तभी सब साफ हो गया। सिल्विया बहुत पहले ही लियो के लिए गिर चुकी थी। उसने लियो संग भागने को अपनी मौत का नाटक रचा और बाकी तीनों भी लियो की दीवानी हैं। उनकी मुस्कान और इकरार बस एक दिखावा था, ताकि मैं उलझा रहूं और उनके असली प्यार के रास्ते में कभी ना आऊं। सच्चाई जानते ही मैं भागता हूं और कार के सामने आ जाता हूं। वे चारों दूसरी ओर से मुझे मरते देखते हैं। मेरे पास आने वाली इकलौती इंसान लूना है, मेरी पुरानी दुश्मन, जिससे मैंने हमेशा बेरुखी दिखाई। वो मेरी कब्र के सामने खड़ी है, उसकी आंखें लाल हैं। फिर एक आवाज मुझे वापस खींच लाती है, जेवियर, क्या तुम अब भी सुन रहे हो? मैं धीरे धीरे गहरी सांस लेता हूँ। मेरी उंगलियां हल्के से कांपती हैं। माँ, मेरा फैसला है। 22वें जन्मदिन पर मैं लूना को अपनी दुल्हन घोषित करूंगा। कृपया उसे जल्द घर लौटने को कह दें। मैं रुक जाता हूँ। मेरी आवाज धीमी लेकिन दृढ़ है। आप और पापा को खुद जाना चाहिए, वरना शायद वह नहीं आएगी। मेरी माँ मेरी वजह नहीं समझती, लेकिन वह हमेशा मुझे मेरी मर्जी करने देती रही है। वह लंबी सांस लेकर बोली, ठीक है, अगर तुम जिद करते हो तो हम कल स्विट्जरलैंड निकलेंगे। फोन काट कर मैंने चैन की सांस ली। मैं ऊपर जाकर अपनी अलमारी का गुप्त हिस्सा खोलता हूँ। अंदर 4 खूबसूरती से सजे गिफ्ट बॉक्स रखे हैं। सिल्विया का डायमंड नेकलेस, एलेना की लिमिटेड एडिशन घड़ी, सेरेना की नीलामी में खरीदी गई पेंटिंग और एवा का कस्टम परफ्यूम। हर एक कीमती, और मेरी पिछली जिंदगी का हर एक झूठ। मैं उन्हें अपनी बाहों में समेट लेता हूँ। मैं बिना पीछे देखे बाहर निकल जाता हूँ। मैं अभी अभी बगीचे तक पहुंचा ही हूँ कि एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। लियो की आंखें लाल हैं, उसकी आवाज भावनाओं से भरी हुई है। सिल्विया, युवा मालिक का 22वां जन्मदिन आने ही वाला है। वह तुम्हें बहुत पसंद करता है। वह जरूर तुम्हें ही चुनेगा। तुम जल्द ही किसी की पत्नी बनने वाली हो। मैं अब तुम्हारे साथ यह सब नहीं कर सकता। युवा मालिक ने मेरी पढ़ाई का खर्च उठाया और उसकी पीठ पीछे मैं तुम्हारे प्यार को खुद के लिए लेता रहा। मैंने उसके साथ बहुत अन्याय किया है। वह सिर झुका लेता है। उसकी आवाज लगभग खो सी जाती है। तुम देश के सबसे शक्तिशाली परिवारों में से एक की वारिस हो। मैं तो बस एक गरीब छात्र हूं, जो सिर्फ सी परिवार की दया से पढ़ाई कर पाया। हमें भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। मेरे कदम रुकते हैं। पास ही 4 महिलाएं लियो और सिल्विया को घेरे हुए हैं। सिल्विया लियो की कलाई थामती है। तुम्हें जाने किसने दिया? वो मुझे चुने, तब भी मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। डरो मत, मैंने सब तय कर लिया है। अगर उसने मुझे चुना तो शादी से पहले मैं प्लेन क्रैश करवा दूंगी। मैं सब छोड़ तुम्हारे साथ भाग जाऊंगी। लियो, एलेना रूमाल देते हुए बोली, एक बार तुम भाग गए तो हम जेवियर को उलझाए रखेंगे। वो तुम्हें नहीं ढूंढ पाएगा। सेरेना हल्की हंसी के साथ जोड़ती है, बस सिल्विया के साथ शांति से जाओ। हमारे रहते तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। एवा की आवाज गर्मजोशी और दुलार से भरी है, लेकिन लियो अपने होंठ काटता है। उसकी आंखें चमक रही हैं। अगर युवा मालिक को पता चला तो वह टूट जाएगा। 4 महिलाएं एक साथ बोल उठती हैं, हम सिर्फ तुम्हारी परवाह करते हैं। वह जिए या मरे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पेड़ के पीछे स्थिर खड़ा हूं। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य हाथ मेरे दिल को जकड़कर दबा रहा हो। मैं जीऊं या मरूं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने ये साबित कर दिया था। मैं भावहीन चेहरा लिए तोहफों के साथ आगे बढ़ता हूं। मेरे जूते पत्थरों पर आवाज कर रहे हैं। युवा मालिक, लियो का चेहरा पीला पड़ जाता है। वह मेरी ओर भागता है। आप यहां क्या कर रहे हैं? मैं उसकी ओर देखता तक नहीं। कचरा फेंक रहा हूं। मैं मदद करता हूं, कहते हुए उसने डिब्बे थाम लिए। शी परिवार ने मेरी यूनिवर्सिटी फीस भरी थी। मुझे कर्ज चुकाना है। जरूरत नहीं, मैंने कहा। औपचारिकता मत करो। बहस के बीच अचानक लियो का संतुलन बिगड़ गया। उसकी उंगलियां मेरी बांह थामती हैं और हम पास के तालाब में गिर जाते हैं। बर्फीला पानी हमें निगल लेता है। मैं तैरना नहीं जानता। मैं बेतहाशा सतह की ओर हाथ पैर मारता हूं। 4 महिलाएं पानी में कूदती हैं, पर मेरे लिए नहीं। वे लियो तक पहुंचने की होड़ करती हैं और मैं डूबने लगता हूं। नाक में पानी भरते ही मैं देखता हूं कि सिल्विया लियो को बाहर खींच रही है। एलेना जैकेट उतारकर लियो पर लपेट देती है। सेरेना उसके सीने पर दबाव डालती है। एवा इमरजेंसी नंबर डायल करती है। फिर सिल्विया लियो का चेहरा अपने हाथों में लेती है और अपने होंठ उसके होंठों पर रख देती है। मैं जड़ हो गया हूं। बस देख रहा हूं कि सिल्विया पूल के किनारे मुंह से मुंह में सांस दे रही है। ठंडा पानी मेरे बालों से टपक रहा है, लेकिन मेरे अंदर की ठंडक के सामने ये कुछ भी नहीं है। अपनी पिछली जिंदगी में सिल्विया हमेशा ठंडी और दूर दूर रहती थी। जब भी मैं उसे छूता, वह बार बार अपने हाथ धोती थी। मुझे लगा उसे बस सफाई पसंद है और वो मर्दों से दूर रहती है। लगा कि मैं उसका दिल जीत लूंगा, पर अब सच जान गया हूं। उसका कोई और था जिससे वो प्यार करती थी।
मैं उसकी नजरों में कभी था ही नहीं। पूरी ताकत से पूल के किनारे पहुंचने की कोशिश की, नाखून जमीन में धंस गए। मर नहीं सकता, मुझे लूना से शादी करनी है। पास ही सिल्विया लियो से अलग होती है। 2 बार खांसकर वह आंखें खोलता है। सिल्विया के चेहरे पर राहत दिखती है। वह उसे सीधा बैठाकर कहती है, चलो अस्पताल चलते हैं। वह मुड़कर बिना देखे कांपती हुई चली गई। तभी बाकी तीनों का ध्यान गया कि मैं जमीन पर घिसट रहा हूं। एलेना सबसे पहले मेरी तरफ दौड़ी। आज उसने पीली ड्रेस पहनी हुई है। अराजकता के बीच भी उसमें सहज गरिमा झलकती है। सेरेना और एवा उसके पीछे पीछे आती हैं। जेवियर, क्या तुम ठीक हो? एलेना मुझे संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। बहुत अफरा तफरी थी, हमने लियो को तुम्हारे लिए समझ लिया। सेरेना जल्दी से जोड़ती है। एवा मुझे एक तौलिया देती है। हाँ हाँ बिल्कुल, पानी बहुत गंदला था, हम तुम्हें पहचान नहीं पाए। मैं तौलिया लेता हूँ। मेरी उंगलियों के सिरे बर्फ जैसे ठंडे हैं। कितना बेहुदा बहाना है। स्विमिंग पूल पूरी तरह से साफ है। कोई तरीका नहीं है कि वे हमें लेकर भ्रमित हो गईं। हम साथ चलेंगे, एलेना धीरे से बोली। मैं उनकी बेचैनी देख सकता हूँ, जिसे वे छिपा नहीं पा रही। वे मेरे साथ जाना नहीं चाहती। वे बस लियो से मिलने का बहाना चाहती हैं। जरूरत नहीं है। मैं तौलिया वापस फेंक देता हूँ। मैं ठीक हूँ। ये स्वीकार्य नहीं है, सेरेना कहती है। तुम पूरी तरह भीग गए हो। अगर तुम्हें सर्दी लग गई तो मैं उसकी बात बीच में ही काट देता हूँ। अगर तुम्हें अस्पताल जाना है तो खुद ही जाओ। तीनों एक दूसरे की ओर देखते हैं। एवा फिर से कोशिश करती है। हम में से कोई घायल नहीं है, हम क्यों जाएंगे? कृपया नाराज मत हो, हमने सच में तुम्हें उसकी जगह समझ लिया था। हम काम से छुट्टी ले लेंगे, अगले कुछ दिनों तक तुम्हारे साथ रहेंगे। इसे गलती की भरपाई समझ लो। मैं कुछ नहीं कहता। मैं मुड़ता हूँ और वहां से चला जाता हूँ। मेरे भीगे हुए कपड़े मेरी त्वचा से चिपक गए हैं। कदम भारी है, पर मैं रीढ़ सीधी रख पीछे नहीं देखता। आने वाले दिनों में तीनों महिलाएं मुझे मनाने की हर कोशिश करती हैं। एलेना पेरिस फैशन वीक से सीधा नया कुट्योर सूट भेजती है। सेरेना एक दुर्लभ गुलाबी हीरे का हार एयरशिप से भेजती है। एवा बस एक लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट्स कार मेरे दरवाजे पर भिजवा देती है। जेवियर, आज रात एक नीलामी गाला है। एलेना हल्की मुस्कान के साथ एक निमंत्रण आगे बढ़ाती है। मुझे तुम्हें ले जाने दो, इससे तुम्हारा ध्यान बंट जाएगा। मैं उनके उत्सुक चेहरे देखता हूँ और मन ही मन हंसता हूँ। स्थान अद्भुत है, जहां तक नजर जाए सोना और कांच ही कांच है। मैं आराम से अंदर चलता हूँ, फिर अचानक रुक जाता हूँ। बहुत खास लोगों के सेक्शन में सिल्विया ध्यान से लियो को उसकी सीट तक पहुंचा रही है। उसका सिलवाया हुआ सूट उसे तेज और लंबा दिखाता है। वे बादाम जैसी आंखें, जिन्होंने कभी मुझे मोहित किया था, अब उनमें सिर्फ उसके लिए कोमलता भरी है। सिल्विया मुझे देख लेती है। उसकी भौहें सिकुड़ती हैं और वह मेरी ओर बढ़ती है। उसकी आवाज किसी बिजनेस डील जैसी ठंडी है। तुम्हारी माँ ने दुल्हन चुनने की बात की थी, है ना? मैं उसकी दूर की निगाह से मिलता हूँ। पता है तुम मुझे चाहते हो, पर मैं नहीं। वह बिना मुड़े चली गई, लियो के पास वैसे ही लौटी जैसे किसी कीमती चीज की रक्षा हो। एलेना पास आकर मेरे कंधे पर हाथ रखती है। जेवियर, सिल्विया नहीं जानती वह क्या खो रही है। कोई तो तुम्हारी कदर करेगा। सेरेना अपना चश्मा ठीक करती है। उन लेंसों के पीछे उसकी गर्मजोशी भरी मुस्कान बहुत सच्ची लगती है। बिल्कुल सही, हम तीनों तुम्हें पसंद करते हैं। हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। एवा एक गुजरते वेटर से शैंपेन का गिलास लेती है और मेरे हाथ में थमा देती है। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही है। एक घूंट लो जेवियर, उन बातों के बारे में मत सोचो जो तुम्हें दुख देती हैं। मैं इन तीनों महिलाओं को देखता हूँ, जिनकी आंखों में प्यार सा झलक रहा है, और खुद पर हंसते हुए मुस्कुरा देता हूँ। मैं ठीक हूँ। एलेना पास आकर झुकती है। उसकी गर्म सांस मेरे कान को छू जाती है। लेकिन सच बताओ जेवियर, तुमने लूना को सालों पहले देश से बाहर भगा दिया था। अब तुम्हारे पास सिर्फ 4 उम्मीदवार बची हैं। तो हम में से किसे तुम सच में चुनने वाले हो? हम सब जानने के लिए बेताब हैं। मैं कहने ही वाला था कि मुझे इनमें से कोई नहीं चाहिए, लेकिन मेरे मुंह से निकलता है, तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। कमरे में बेचैनी सी फैल जाती है। मैं बस अपने होठों को हल्का सा मोड़ लेता हूँ। पिछले जन्म में मैंने पूरे 20 साल तक दुख झेला था। कुछ दिनों की यह बेचैनी उस सबके सामने कुछ भी नहीं है। जैसे ही नीलामी गाला शुरू होता है, तीनों महिलाएं बार बार पूछती हैं कि मेरी नजर किस पर है। मैं हर बार सिर हिला देता हूँ। इसी बीच सिल्विया हर उस चीज पर बोली लगाती है जिस पर लियो की नजर पड़ती है। एक हीरे का हार, एक प्राचीन पॉकेट वॉच, एक जेड की कंगन। मैं सब कुछ एक नजर में देख लेता हूँ। अब ये सब मुझे वैसे नहीं छूता जैसे पहले छूता था। मेरा दिल पूरी तरह शांत है। मैं सामने एक तक देखता रहता हूँ, चेहरा भावहीन, जब तक शाम की आखिरी वस्तु की घोषणा नहीं हो जाती। जैसे ही नीलामी करता लाल कपड़ा हटाता है, मेरी पुतलियां सिकुड़ जाती हैं। ये मेरे दिवंगत गुरु की अंतिम कृति है। वसंत में धुंधले पर्वत, कैनवास पर ब्रश की हर चाल तुरंत मुझे उनके अंतिम दिनों में उनके कमजोर हाथों की छवि याद दिला देती है। मेरी यादों में वह हमेशा स्नेहपूर्वक मेरे सिर पर हाथ फेरते थे और कहते थे, यह पेंटिंग मेरे पूरे जीवन की मेहनत का नतीजा है। अब वह चला गया है। उनकी पत्नी हर दिन रोती रहती है। अगर मैं ये पेंटिंग जीत जाता हूं तो शायद इससे उसे कुछ सुकून मिलेगा। 5 लाख। मैं बिना किसी झिझक के अपना चप्पू उठाता हूं। लियो अचानक सिल्विया की आस्तीन खींचता है। यह पेंटिंग बहुत सुंदर है। सिल्विया ने तुरंत अपना चप्पू उठा लिया। 100 लाख। मैंने अपने दांत भींच लिए। अब 20 करोड़। कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया है। मेरी नजर के कोने से मैं देखता हूं कि एलेना, सेरेना और एवा चुपचाप अपने चप्पू नीचे कर देती हैं, क्योंकि लियो उसे बड़ी चाहत से देख रहा है। कितना विडंबनापूर्ण है। 10 मिनट भी नहीं हुए, उन्होंने कसम खाई थी कि वे मुझे जो भी चाहिए खरीद कर देंगी। मेरे नाखून मेरी हथेली में धंस जाते हैं। मैं फिर से अपना चप्पू उठाता हूँ। 50 करोड़, 80 करोड़, 100 करोड़। आखिरकार सिल्विया जीत जाती है।
पैसे देते वक्त उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं, मैं सन्न खड़ा रहा। एलेना ने कहा, जेवियर परेशान मत हो, अगर तुम्हें यह पेंटिंग पसंद है तो मैं बैकस्टेज वैसी ही दूसरी ढूंढ कर लाती हूँ। सेरेना बोली, मैं भी चलूंगी। एवा जोड़ती है। मैं गहरी सांस लेता हूँ। मैं अपने सीने में उठती कड़वाहट की लहर को जबरदस्ती दबाता हूँ और सीधे लियो की ओर बढ़ता हूँ, जो सबके बीच एक राजा की तरह खड़ा है। पेंटिंग की कीमत बताओ। मेरी आवाज खौफनाक रूप से शांत है। लियो हल्की सी हंसी छोड़ता है। उसकी आंखों में संतुष्टि की एक झलक उभरती है। तो महान यंग मास्टर को भी कभी कभी भीख मांगनी पड़ती है। वह सिर झुकाकर मासूमियत जताते हुए पलकें झपकाता है। लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं। मुझे ये पेंटिंग नहीं बेचनी, पर अगर तुम्हें चाहिए तो घुटनों पर बैठकर भीख मांगो और मैं दे दूंगा। मेरी सांसें थम जाती हैं। यह चेहरा, जो औरतों के सामने इतना नाजुक और असहाय दिखता है, मेरे सामने आते ही घमंडी और घिनौना हो जाता है। इसी वजह से मैं कभी लियो को बर्दाश्त नहीं कर पाया, न इस जीवन में और न ही पिछले जीवन में। मैं अब भी नहीं समझ पाता कि लोग उसमें ऐसा क्या देखते हैं। मैं अपनी मुट्ठी भींच लेता हूँ। मैंने कहा था कि पैसे की बात नहीं है, लेकिन मैं बस तुम्हें घुटनों पर देखना चाहता हूँ। लियो की मुस्कान चमक रही है। मेरी नजर उस पेंटिंग पर है जो उसने लापरवाही से पकड़ी है। ये मेरे गुरु की आखिरी कृति है, जिसके लिए उनकी पत्नी तरसती है। उसके आंसुओं से भीगा चेहरा याद आते ही मेरे दिल पर एक अदृश्य हाथ कस जाता है। ठीक है, मैं घुटनों पर बैठ जाऊंगा। मैं धीरे धीरे सबके सामने एक घुटने पर बैठ जाता हूँ। ठंडी संगमरमर की सतह मेरी पतलून के पतले कपड़े से होकर चुभती है, लेकिन मेरे भीतर की ठंडक के सामने ये कुछ भी नहीं। जब मैं उठता हूँ, मेरी आवाज खतरनाक रूप से संयमित होती है। अब क्या तुम मुझे यह दोगे? लियो अचानक मुस्कुरा देता है। उस मुस्कान में कुछ सिहरन भरा हुआ है। वह मेरे सामने फ्रेम के दोनों सिरों को पकड़ता है और कैनवास को फाड़ देता है। फटे हुए कपड़े की आवाज शांत हॉल में तलवार की तरह गूंज उठती है। मुझे अचानक गुस्सा आ गया। मैंने उसे थप्पड़ जड़ दिया। तभी सिल्विया की आवाज गरजती है, ये क्या कर रहे हो? लियो चेहरा छिपाकर रोने लगा। मालिक को दोष न दें, मेरी गलती है कि मैं यहाँ आई। उसकी उंगलियां सिल्विया की जैकेट जकड़ लेती हैं और सही मौके पर उसकी आवाज लड़खड़ा जाती है। छोटे मालिक आपको पसंद करते हैं। आपको मेरे लिए ये सब चीजें खरीदते देखकर जाहिर है उन्हें गुस्सा आता है। अचानक लियो ने सिल्विया को धक्का देकर पीछे हटा। तो मुझे पूरी तरह गायब होने दो। वह तेजी से मुड़कर खुद को बड़ी खिड़की की ओर उछाल देता है। सिंह! सिल्विया की चीख पूरे हॉल में गूंजती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कांच के टूटने की आवाज और टकराने की भारी धमक मेरे कानों में गूंज उठती है। मैं खिड़की की ओर दौड़ता हूँ। लियो नीचे खून के तालाब में पड़ा है, टूटी तितली की तरह निश्चल, लेकिन उसके होठों के कोने मुस्कान में मुड़ गए हैं। ऐसी मुस्कान जैसे उसे वही मिला हो जो वह चाहता था। सिल्विया पूरी तरह से अपना आपा खो बैठती है। उसकी आंखें लाल हैं जब वह लियो को खून से बाहर निकालती है। उसकी आवाज पूरी तरह से टूट चुकी है। कोई है, इसे अस्पताल ले जाओ। वह मुझे ऐसे घूरती है जैसे मुझे फाड़ कर रख देना चाहती हो। जेवियर सी, तुम्हें प्रार्थना करनी चाहिए कि लियो ठीक हो जाए। अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें इसकी कीमत अपनी जान से चुकवाऊंगी। अस्पताल के गलियारे की कठोर सफेद रोशनी में समय जैसे थम सा जाता है। एक डॉक्टर घबराकर बोला, मरीज का खून बह रहा है, तुरंत ट्रांसफ्यूजन चाहिए। पर उसका RH नल ब्लड ग्रुप खत्म है। सिल्विया घूमी। उसकी नजरें चाकू जैसी तेज थीं और बॉडीगार्ड्स ने उसे पकड़ा था। तुम्हारा भी ब्लड ग्रुप RH नल है। अस्पताल के बिस्तर पर लियो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। मालिक को एनीमिया है, उन्हें खून मत देने दीजिए। क्या ये इसका समय है? तुम अब भी उसकी चिंता कर रहे हो? लियो, तुम इतने दयालु क्यों हो? सिल्विया ने उसका हाथ थाम लिया। उसकी आवाज बेहद नरम हो गई, लेकिन मेरी ओर मुड़ते ही उसकी आंखें बर्फ सी ठंडी हो गईं। इसे पकड़ लो। मुझे जोर से ऑपरेटिंग टेबल पर धकेल दिया जाता है। ठंडी धातु मेरी पीठ से चिपक जाती है। मैं पूरी ताकत से संघर्ष करता हूँ। टांगें बगल में रखी उपकरण रैक को गिरा देती हैं। उपकरण गिरकर टूट जाते हैं। इसे कसकर पकड़ो, सिल्विया चिल्लाई। 3 या 4 बॉडीगार्ड्स मेरे हाथ पैर जकड़ लेते हैं। मेरे बाल बिखर गए हैं। हाथापाई में मेरा सूट फट गया। गला बैठने तक मैं सिल्विया का नाम चिल्लाता रहा। इसमें एक अनजानी बेबसी थी। तुम्हें इसका पछतावा होगा, पछताओगे तुम। सिल्विया की मुस्कान ठंडी है। वह खुद सुई को मेरी नस में चुभोती है। रक्त नली में लगातार बेरोकटोक बहता है। मेरी चेतना धुंधली होने लगती है। एक बेहोशी में मैं अपनी पिछली जिंदगी की उस बरसाती रात में लौट जाता हूँ। चमकती हेडलाइट्स, ब्रेक की चीख और सड़क के उस पार से सिल्विया और दूसरों की ठंडी बेरुखी निगाहें। सिर्फ लूना, मेरी आजीवन प्रतिद्वंद्वी, वह लड़की जिससे मैं बचपन से नफरत करती थी, बारिश में लड़खड़ाती हुई मेरी ओर आती है। वह मेरे टूटे खून से सने शरीर को कांपती बाहों में थाम लेती है। ऑपरेशन टेबल पर मेरे आंसू खून में घुलकर फीके दुखद फूलों की तरह खिल उठते हैं। लूना, तुम कब वापस आओगी? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मेरी आवाज धीरे धीरे इतनी धीमी हो जाती है कि ठंडी हवा में खो जाती है। जब मैं अपनी आंखें खोलता हूँ तो तेज रोशनी मुझे स्वाभाविक रूप से अपना हाथ उठाकर अपना चेहरा ढकने पर मजबूर कर देती है। मेरे हाथ पर सुइयों के निशानों का गुच्छा चुपचाप याद दिलाता है कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया था। जेवियर, तुम आखिरकार जाग गए। एलेना सबसे पहले मेरे बिस्तर के पास दौड़कर आती है। वो आंखें जो हमेशा गर्मजोशी और चाहत से भरी रहती थीं, अब चिंता से छलक रही हैं। वह मेरा चेहरा छूने के लिए हाथ बढ़ाती है। मैं स्वाभाविक रूप से मुंह फेर लेता हूँ। माफ करना, हमें देर हो गई, सेरेना नरमी से बोली। सिल्विया ने हद पार कर दी।
वह तुम्हें खून देने पर मजबूर कैसे कर सकती थी? एवा ने मुझे गर्म पानी दिया। थोड़ा आराम करो, हम अभी सिल्विया से बात करने जा रहे हैं। मैं उनकी भद्दी अदाकारी देखता हूँ। मेरा गला सूख रहा है। मैं इस दृश्य को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। अपनी पिछली जिंदगी में जब भी सिल्विया मुझे नजरअंदाज करती थी, ये तीनों बिना चूके आ जाते थे। वे मीठी बातों से उस खालीपन को भरते और फिर कोई बहाना बनाकर चले जाते और लियो के पास होते। कोई जरूरत नहीं, मैं कहता हूँ। मेरी आवाज फटी हुई है। मैं अकेला रहना चाहता हूँ। तीनों एक दूसरे की ओर देखते हैं। एलेना सबसे पहले उठती है। तो अभी आराम करो, हम अभी आते हैं। वे जल्दी जल्दी वहां से चले जाते हैं। दरवाजा पूरी तरह से बंद भी नहीं होता। मैं दरार से ताकता हूँ और गलियारे में उनकी आवाजें सुनता हूँ। लियो जाग गया? सिल्विया उसके पास है, किसी को अंदर नहीं जाने दे रही। चलो उसकी पसंद की मिठाई लाते हैं। दरवाजा बंद होते ही मैं हंस पड़ता हूँ और आंखें भर आती हैं। मैं इतना थक गया हूँ कि उनका झूठ पकड़ने की हिम्मत भी नहीं बची। आने वाले दिनों में मैं वार्ड में अकेला लेटा रहता हूँ। हर बार जब नर्स मेरी पट्टियां बदलने आती है, वो मुझे ऐसे देखती है जैसे कुछ कहना चाहती हो, फिर बस आह भरती है। तुम्हारे दोस्त आज फिर नहीं आए? मैं सिर हिला देता हूँ। मेरी नजर बेड साइड टेबल पर रखी लिली के गुच्छे पर चली जाती है, जो अब मुरझा रही हैं। एलेना ने इन्हें 3 दिन पहले भेजा था। पंखुड़ियां पीली पड़कर अंदर मुड़ रही हैं। ये ठीक वैसी हैं जैसे उन महिलाओं के चेहरे की चिंता जो वे दिखाती हैं। मेरा फोन बजता है। सेरेना का एक संदेश है। जेवियर, कंपनी में जरूरी काम है, हमें विदेश जाना होगा। हमने तुम्हारे लिए बेहतरीन केयर गिवर रखा है। फिर एवा का संदेश, तुम्हारे लिए तोहफा लाएंगे। एलेना का मैसेज आया। आराम करो, वापसी पर तुम्हारे पसंदीदा फ्रेंच रेस्टोरेंट चलेंगे। मैंने फोन फेंक दिया। उनके आने से फर्क नहीं पड़ता, पर ये अनाड़ी और लापरवाह केयर गिवर बर्दाश्त नहीं होते। उबलता हुआ पानी मेरे हाथ पर गिर जाता है। आईवी ट्यूब में खून वापस आ जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता। ड्रेसिंग बदलते समय गॉज खींचने से मैं तड़प उठता हूँ। घाव भरने के बजाय मुझे नए जलन और नीले निशान मिल रहे हैं। मैं डिस्चार्ज ले रहा हूँ। आखिरकार मैं थक गया। विरोध के बावजूद मैंने खुद डिस्चार्ज पेपर्स साइन किए। तभी एलेना, सेरेना और एवा काम निपटाकर मुझे लेने आ गईं। वीआईपी वार्ड से गुजरते वक्त आधे खुले दरवाजे से एक धीमी बातचीत सुनाई दी। एक घूंट और, सिल्विया प्यार से बोली। डॉक्टर के अनुसार तुम्हें पोषण चाहिए। मैं ठिठक गया। दरार से मैं देखता हूँ सिल्विया लियो को सूप पिला रही है। उसकी उंगलियां इतनी कोमलता से चल रही हैं जैसे कोई नाजुक चीज हो। एक नर्स फुसफुसाती है, वह कई दिनों से यहीं है, मीटिंग्स तक छोड़ दी, यही समर्पण है। अनजाने में मेरी उंगलियां मेरी जैकेट के किनारे को कसकर पकड़ लेती हैं। एलेना तुरंत आगे बढ़ती है। उसका खूबसूरत चेहरा सहानुभूति से भर जाता है। उदास मत हो, सिल्विया को नहीं पता कि उसके पास क्या है, लेकिन हमें तुम पसंद हो। जन्मदिन की दावत में हम तीनों में से किसी को चुन लो। एवा पास झुकती है। हम अच्छा बर्ताव करेंगे, वादा है। मैं मुस्कुराता हूं, पर आंखें बर्फ सी ठंडी हैं। मुझे चुनना नहीं। मैं धीरे धीरे अपनी नजरें उठाता हूं, हर शब्द सोच समझ कर कहता हूं। तुम में से कोई नहीं, एक भी नहीं। तीनों एक दूसरे की ओर देखते हैं। उनके होंठों पर एक जैसी लाड प्यार भरी मुस्कान तैर जाती है। उन्हें साफ लगता है कि यह बस एक लड़का है जो थोड़ा सा गुस्सा दिखा रहा है। अचानक एवा आगे की ओर झुक जाती है। कैसा रहेगा जेवियर? आज मौसम कितना अच्छा है, क्यों ना हम रॉयल इक्वेस्ट्रियन क्लब चलें? तुम्हारा मन भी हल्का हो जाएगा। मैं बिना किसी भावना के अपना सिर हिलाता हूँ। मैं नहीं जाना चाहता। ऐसा मत सोचो, ताजी हवा तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। एलेना मेरा हाथ पकड़कर मुझे कार की ओर ले जाती है। चलो भी। रॉयल इक्वेस्ट्रियन क्लब हरा भरा और सुंदर है। हवा अपने साथ ताजी घास की खुशबू लेकर आती है, लेकिन मुझे बस हड्डियों तक जमने वाली ठंड महसूस होती है। जेवियर, जाओ एक घोड़ा चुनो और सवारी करो। सेरेना ने मुझे एक हेलमेट देते हुए कहा। हम कुछ रिफ्रेशमेंट्स लेने जा रहे हैं, तैयार हो? मैं इसे बिना सोचे ले लेता हूँ और एक शांत घोड़ी चुनता हूँ। इस वक्त मैं बस इन घुटन भरे लोगों से दूर जाना चाहता हूँ। घोड़ा दुल की चाल चलने लगता है। हवा मुझे छूकर गुजरती है और एक पल के लिए मैं लगभग सब कुछ भूल जाता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं अपनी सतर्कता छोड़ता हूँ, दूर कहीं हलचल मच जाती है। सैकड़ों घोड़े न जाने कहां से निकलकर सीधे मेरी ओर दौड़ते हुए आ रहे हैं। मैं घबराकर अपने घोड़े को घुमा देता हूँ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मैं अपनी पूरी ताकत से लगाम खींचता हूँ। डरी हुई घोड़ी मेरी बात नहीं मानती। अराजकता में मैं काठी से गिरकर जमीन से टकराता हूँ। पहला खुर मेरी टांग पर लगा, हड्डी टूटने की आवाज आई। फिर दूसरा, तीसरा खुर। मैं घास पर सिमट गया और खून घास को भिगोने लगा। अंधेरा होने से पहले मैं 3 आकृतियों को खड़ा देखता हूं जो मुझे देख रही हैं। जागने पर तेज रोशनी से मेरी आंखें चुंधिया जाती हैं। मेरा शरीर पट्टियों में लिपटा है। जरा सी भी हरकत मेरे पूरे शरीर में आग की तरह दर्द पहुंचाती है। दरवाजे के बाहर से सिल्विया की ठंडी आवाज सुनाई देती है। मैं अपनी सांस रोक लेता हूं। तुमने हद पार कर दी। मैंने बस लियो को खून देने को कहा था, पर तुमने केयरटेकर्स को उसे प्रताड़ित करने के लिए रिश्वत दी और सैकड़ों घोड़े उस पर छोड़ दिए। उसकी हड्डियां टूट चुकी हैं और वह मरते मरते बचा है। किसने कहा था लियो से उलझने को? एवा की आवाज लापरवाह है। ये बस छोटी सी सजा थी। रोज उसे पसंद करने का नाटक मुझे बीमार कर देता है। एलेना के शब्द मेरे सीने में जहरीली छुरी की तरह चुभते हैं। अगर लियो ना होता तो कौन ऐसा खेल खेलता? मैं अपने होंठ जोर से चबाता हूं। तो ये सब शुरू से वही लोग थे। उबलता पानी, जाम हुआ चौथा, यहां तक कि भगदड़, ये सब पहले से तय था लियो के बदले के लिए। मुझे समझ नहीं आता।
चाहे वे मुझसे प्यार न भी करते हों, हम साथ में बड़े हुए हैं। वे मेरे बाल सहलाते और मुझे छोटा जेवियर कहते। बीमार होने पर वे रात भर मेरे पास बैठे रहते। वे मेरे जन्मदिन के लिए सरप्राइज प्लान करने में अपना दिल लगा देते थे, और अब उस चंद महीनों के जान पहचान वाले के लिए उन्होंने मुझे बर्बाद कर दिया। मैं दरवाजा तोड़ कर जवाब मांगना चाहता हूँ, मैं गला बैठने तक चिल्लाना चाहता हूँ, पर दर्द की लहर मुझे तोड़ देती है। मैं फिर अंधेरे में खो जाता हूँ। आंखें खुलने पर पता नहीं चलता कि कितना समय बीता है। कमरा खाली है, बस मेरे फोन की स्क्रीन की रोशनी है। 3 अनपढ़े संदेश। जेवियर, हमें माफ कर दो, हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाए। अपनी गलती सुधारने के लिए हम विदेश आए हैं। जल्दी ठीक हो जाओ, जो भी चाहिए हमें बताना, हम ले आएंगे। फोन रख दिया। कुछ महसूस नहीं होता, अब दुखी होने की भी हिम्मत नहीं है। मैं उन्हें देखना नहीं चाहता, मैं उनकी खोखली चिंता का एक और शब्द भी नहीं सुनना चाहता। मैं बस यहाँ अकेले लेटकर ठीक होना चाहता हूँ। लेकिन उसी दिन दरवाजा धकेल कर खोला जाता है। लियो जूतों की आवाज के साथ अंदर आता है। मुझसे उलट वह बिल्कुल स्वस्थ है, जबकि मैं पट्टियों में लिपटा हूँ। सुना है तुम बुरी तरह घायल हो। उसकी आवाज में साफ क्रूरता है। सिल्विया हर दिन मेरे साथ रही, मुझे हाथों से खिलाती और सुलाती है। वह मासूमियत का नाटक करते हुए सिर झुकाता है। और यहाँ तुम हो, कोई तुम्हें देखने नहीं आया। कितना दुखद है। मैं उसे देख भी नहीं सकता। क्या तुम्हें मेरी किसी मदद की जरूरत है? लियो अचानक मेरी टूटी टांग दबाता है। दर्द में मैंने उसे धक्का दे दिया। वह लड़खड़ा कर गिर गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वह उठकर खड़ा हो जाता है। वह अपने कपड़े झाड़ता है। सिल्विया मुझे अनमोल मानती है। वह मुझे संभाल कर रखती है जैसे मैं खो जाऊंगा। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बर्ताव की? बस देखना। वह गुस्से से मुझे देख दरवाजा पटक कर चला गया। मेरा दिल बैठ गया और घबराहट होने लगी। जैसा कि मुझे डर था, 10 मिनट भी नहीं बीते कि सिल्विया आ गई। उसकी आंखें लाल हैं, उसके हाथ मेरी गर्दन के चारों ओर कस जाते हैं। लियो सिर्फ अपने दिल की भलाई से तुम्हें देखने आया था, और तुमने उस पर गुंडे छोड़ दिए। मेरी पुतलियां सिकुड़ जाती हैं। मैंने नहीं किया। मुकरो मत। अगर मैं न पहुंचती तो तुम्हारी वजह से उसे फिर चोट लगती। मुझे पता है तुम मुझे पसंद करती हो, पर मैंने बार बार कहा है मुझे तुम पसंद नहीं। अगर लियो को नुकसान पहुंचाया तो मैं तुमसे नफरत करने लगूंगा। मैं जोर से खांसता हूं और आंसू आंखों में भर आते हैं। मैंने सच में कुछ नहीं किया। सिल्विया अचानक मुस्कुरा देती है। उसकी ठंडी मुस्कान से सिहरन होने लगी। ठीक है, नहीं माने तो आगे के लिए मुझे दोष मत देना। वह ताली बजाती है। 5 बड़े आदमी अंदर आते हैं। मेरी पुतलियां सिकुड़ जाती हैं। सिल्विया, तुम क्या कर रही हो? सिल्विया मुझे बिना किसी गर्मजोशी के देखती है। तुमने लियो को चोट पहुंचाई। मैं बिस्तर से उठने की कोशिश करता हूं, पर टूटी हड्डियां हिलने नहीं देती। पागल हो? इससे हमारे परिवारों की साझेदारी टूटेगी। लियो के लिए सी परिवार से दुश्मनी भी मंजूर है। सिल्विया मुड़कर जाने लगती है। क्या तुम सच में मेरे साथ ऐसा करने जा रही हो? मैं चीखते हुए टूट जाता हूँ। सिल्विया रुककर पीछे देखती है। डर गए हो तो एक मौका देती हूँ। वादा करो कि जन्मदिन पर मुझे दुल्हन नहीं चुनोगे और मैं तुम्हें जाने दूंगी। मेरी आवाज फटी हुई है। मेरा तुम्हें चुनने का इरादा नहीं था। मैं तुम्हें कभी नहीं चुनती। सिल्विया के भाव बदले। मुझे नहीं चुनोगे? क्या मुझे यकीन होगा? वो ठंडी हंसी हंसी। तुम बचपन से ही मेरा पीछा करते आए हो। तुम्हें मुझसे सालों से लगाव है। अब जब तुम इतनी जिद पर उतर आए हो तो मेरी बेरहमी के लिए मुझे दोष मत देना। दरवाजा क्लिक की आवाज के साथ बंद हो जाता है। 5 आदमी मेरे चारों ओर घिराते हैं। मैं निराशा में अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। कपड़े फटने की आवाज मेरे कानों में गूंजती है। नहीं, मुझसे दूर रहो, छोड़ दो मुझे। 5 आदमी मुस्कुराते हुए मुझे जमीन पर दबोच लेते हैं। मेरे शरीर की हर हड्डी टूट चुकी है। मुझ में अब लड़ने की ताकत नहीं है। सामने वाला आदमी मुस्कुराते हुए देखता है। अब भागने की जगह नहीं है। आज रात हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। मैं अपनी पूरी ताकत से होंठ काट लेता हूँ। खून का स्वाद मेरे मुंह में फैल जाता है। मैं यहाँ मर नहीं सकता। मैं इन जानवरों को खुद को बर्बाद करने नहीं दे सकता। अगले ही पल मैं अपनी बची खुची ताकत से सबसे पास वाले आदमी को धक्का देता हूँ और खुद को खिड़की की ओर फेंक देता हूँ। कांच टूटता है और बर्फीली हवा अंदर आती है। मैं दूसरी मंजिल से नीचे गिरता हूँ। दाहिनी टांग में तेज दर्द है, पर रुकने का समय नहीं। मैं अपनी टूटी टांग को घसीटते हुए पूरी ताकत से दौड़ता हूँ। मेरे पीछे गुस्से से भरी चीखें सुनाई देती हैं। पकड़े जाने के डर से मैं खुद को अपनी पूरी हद तक धकेलता हूँ। लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ता हूँ, लेकिन अगले ही पल तेज हेडलाइट्स सीधी मेरी ओर आ जाती हैं। एक स्पोर्ट्स कार गलत दिशा में आती है और मुझसे टकरा जाती है। मेरा शरीर हवा में उछल जाता है। मैं फिर से जमीन पर गिर पड़ता हूँ। खून फैल गया। मैं वहीं पड़ा बेहोश हो रहा हूँ। कार का दरवाजा और कदमों की आवाज आई। एलेना, ये बेरहमी थी, सेरेना बोली। सिल्विया ने उसे मारने के लिए लोग भेजे थे और तुमने उसे कुचल दिया। एलेना ठंडी हंसी हंसती है। अगर वह भागता नहीं तो मुझे करना नहीं पड़ता। उसे भागने को किसने कहा? अफसोस, उसे मारना आसान नहीं। वो अब भी जिंदा है, आवा बोली। अगर वह मर जाता तो हमें यह नाटक नहीं करना पड़ता और हम लियो के साथ रह पाते। एक अदृश्य हाथ मेरा दिल जकड़ लेता है। दर्द से दम घुट रहा है। वो मुझे मरता देखना चाहते हैं। होश आने पर मैं अस्पताल में हूँ, मम्मी की तरह पट्टियों में लिपटा हुआ। एलेना सबसे पहले मेरे पास झुकती है। जेवियर, तुम जाग गए, माफ करना, हम जल्दी में थे और तुम्हें देख नहीं पाए, इसलिए गलती से टक्कर लग गई। सेरेना मेरा हाथ पकड़ लेती है। उसकी आवाज बहुत नरम है। हमें यह भी पता चला कि अस्पताल में लियो के साथ क्या हुआ था। हमें पता है कि उसने तुम्हें फंसाया है। मैं उन्हें देखता रहता हूँ।
मेरी आंखों में कोई जान नहीं है। एलेना धीरे से मेरा हाथ सहलाती है। आराम करो, हम सिल्विया से बात करने जा रहे हैं। इस बार हम तुम्हारे लिए इंसाफ जरूर दिलाएंगे। वे मुड़कर चले जाते हैं। मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। मेरे होंठों पर एक खुद पर हंसने वाली मुस्कान आ जाती है। इस बार मेरी चोटें गंभीर हैं। मैं पूरे 2 हफ्ते अस्पताल में रहता हूँ। जिस दिन मुझे अस्पताल से छुट्टी मिलती है, एलेना, सेरेना और आवा खुद मुझे घर ले जाने आती हैं। विला पहुंचने पर मैं सिल्विया और लियो को लिविंग रूम में पाता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने रूखेपन से पूछा। सिल्विया ऊपर देखती है। उसकी आंखें इतनी ठंडी हैं जैसे वह किसी अजनबी को देख रही हो। मैं लियो को उसकी चीजें लेने लाई हूँ। वह अब यहाँ नहीं रहेगा। क्यों? बोलने के लिए होंठ खींचते ही चोटों में खिंचाव होता है। मैं कराहता हूं, डर है कि उसे फिर चोट न लगे। अब तुम्हें समझ आ गया। सिल्विया की मुस्कान ठंडी है। अगर वह यहां रहा तो शायद एक दिन बच ना पाए। मैंने मुट्ठी भींची और नाखून हथेली में चुभ गए। वे सब अंधे हैं। कोई नहीं देख पा रहा कि चोट किसे लग रही है। सिल्विया, पैकिंग हो गई। लाल आंखों के साथ लियो पास आया और उसका गला भर आया। लेकिन मेरी ट्रॉफी गायब है। कौन सी ट्रॉफी? सिल्विया भौहें सिकोड़ती है। पियानो प्रतियोगिता में जीती हुई। लियो होंठ काटते हुए बोला। उसकी आंखें भर आईं। ये मेरी इकलौती ट्रॉफी है। सिल्विया ठंडी नजरों से सीधे मुझे देखती है। वापस करो। मैं तिरस्कार से हंसता हूं। मैंने नहीं ली। लियो घायल नजरों से मेरी ओर मुड़ता है। युवराज के पास सब कुछ है। उसे मेरी ट्रॉफी नहीं चाहिए। आप बस उसे वापस क्यों नहीं कर देते? एलेना अनजान बनने का नाटक करती है। जेवियर ने कहा, उसने नहीं ली तो नहीं ली। बार बार क्यों पूछना? सेरेना और एवा भी बोल उठी। बिल्कुल सही, ये तो बस एक ट्रॉफी है। सिल्विया ठंडी हंसी छोड़ती है। वह अपना फोन निकालती है। यहां आओ। कुछ ही सेकंड में दर्जन भर बॉडीगार्ड्स विला में घुस आते हैं। इसे छानो। ट्रॉफी मिलने तक मत रुकना। सिल्विया, तुम हद कर रही हो। एलेना उन्हें रोकने की कोशिश करती है। सिल्विया आंखें सिकोड़ लेती है। उसकी तरफदारी? तो मुझसे रेस करो। जीती तो दखल मत देना, हारी तो लियो को लेकर चली जाऊंगी। तीनों एक दूसरे की ओर देखते हैं और आखिरकार सिर हिला देते हैं। मैं एक तरफ खड़ा होकर यह तमाशा देखता हूं। मुझे सबसे अच्छी तरह पता है कि एलेना एक टॉप लेवल ड्राइवर है। उसने कभी एक भी रेस नहीं हारी है और फिर भी नतीजा दिलचस्प है। एलेना की टीम हार जाती है। मैं उन्हें अपनी कारों से बाहर निकलते हुए देखता हूं। उनके चेहरे पर बनावटी मायूसी है। ये लगभग हंसी का विषय है। क्या शानदार अभिनय है। सिल्विया विला में वापस जाती है और हाथ हिलाकर तीखे अंदाज में इशारा करती है। इस जगह को छान मारो जब तक वह ट्रॉफी न मिल जाए। बॉडीगार्ड्स अंदर घुस आते हैं। सिर्फ कुछ ही मिनटों में पूरी विला मलबे में तब्दील हो जाती है। मैं यह सब बिना किसी भाव के देखता हूं। हर टूटी हुई चीज मेरी टूटी हुई गरिमा जैसी लगती है, जिसे दोबारा जोड़ना नामुमकिन है। मिल गया! ऊपर से बॉडीगार्ड चिल्लाया। वह सोने की ट्रॉफी लेकर नीचे आया। सिल्विया उसे लेकर संतुष्ट होकर लियो को बाहर ले गई। दरवाजे पर लियो मेरी ओर पलट कर देखता है। उसके होंठों पर शुद्ध विजय की मुस्कान तैर जाती है। एलेना मेरी ओर बढ़ती है। उसकी आवाज नरम है। जेवियर, परेशान मत हो। किसी दिन तुम्हारे लिए बिल्कुल वैसी ही विला फिर से बनवा देंगे। बिल्कुल सही। जो कुछ भी उन्होंने तोड़ा है, हम सब कुछ नया बना देंगे। सेरेना और एवा भी इसमें शामिल हो जाती हैं। मैं उनकी ओर देखता हूं और अचानक हंस पड़ता हूं। उस हंसी में कुछ ऐसा है जिसे नाम देना नामुमकिन है। क्या इस तरह दिखावा करते करते थकावट नहीं होती? तीनों ठिठक जाते हैं। क्या? मैं और कुछ नहीं कहता। मैं मुड़ता हूं और चला जाता हूं। मैं शहर के बाहरी इलाके में एक नई विला में चला जाता हूं और दिन ब दिन खुद को उसमें बंद कर लेता हूं। मैं लूना के लौटने का इंतजार करता हूं। मेरे जन्मदिन की पूर्व संध्या तक मैं आखिरकार बाहर निकलता हूं। शहर के सबसे खास दर्जी के पास जाता हूं। जैसे ही मैं अंदर जाता हूं, मैं लियो को देखता हूं। हम दोनों एक ही समय पर उसी सूट को देखते हैं। मैं ये वाला लूंगा, मैं सपाट स्वर में कहता हूं। सेल्स क्लर्क मुझे तुरंत पहचान लेता है। वह अभ्यास की हुई चापलूसी के साथ मुस्कुराता है। युवा मास्टर शे का स्वाद वाकई बेहतरीन है। ये सूट एक वैश्विक लिमिटेड एडिशन है। आपकी हैसियत वाला ही इसे सही मायनों में पहन सकता है। मैं खुले तिरस्कार के साथ अपनी नजर लियो पर डालता हूं। जहां तक कुछ लोगों की बात है, शायद कुछ और देख लें। इस तरह की कुतियोर पोशाक आम लोगों के लिए नहीं बनी है। लियो की आंखें लाल हो जाती हैं। वह तुरंत अपना फोन निकालता है। सिल्विया, जल्दी आओ, वह फिर से मुझे तंग कर रहा है। मेरी छाती कस जाती है। मुझे तुरंत एहसास हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। बिना कपड़े बदले मैं बाहर भागा, पर पार्किंग पहुंचते ही सिर पर वार हुआ। अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गया। होश आने पर खुद को इमारत की बाहरी दीवार पर लटका पाता हूं। चुभती हवा मुझे झटके से जगाती है। ऊपर से सिल्विया की ठंडी आवाज आती है। मैं सिर ऊपर उठाता हूं। मैं उन आंखों से मिलता हूं जो कभी मुझे मोह लेती थीं। अब उनमें हड्डियों को कंपा देने वाली ठंड है। उसी ने मुझे बेपर्दा कर दिया। वही है जिसने मुझे यहां लटका दिया। मेरी पुतलियां जोर से सिकुड़ जाती हैं। एक अदृश्य हाथ मेरे दिल को जकड़ लेता है और दबाता है। मेरे बोलने से पहले ही सिल्विया ने मेरी ठुड्डी पकड़ ली। तुम्हें लियो से चीजें छीनना पसंद है ना? तो यह याद रखना, अगली बार कुछ छीनने से पहले खुद से पूछना, क्या तुम नतीजे झेल सकते हो? वह मुझे छोड़ बिना देखे मुड़ गई। उसके कदमों की आहट गलियारे और सीढ़ियों पर धीमी होती गई। वह लियो को चुनौती देता है। उसे सबक सिखाना होगा। एलेना की आवाज में क्रूरता है जिससे मैं सिहर उठी। सिरेना चश्मा ठीक करते हुए धीरे से बोली, इसे 1 घंटे बाद ले जाना। आवा भी हंस पड़ती है। क्यों ना इसे पूरे दिन यहीं छोड़ दें? ये मरेगा नहीं। इससे हमें लियो के लिए नया सूट चुनने का समय मिल जाएगा।
उनके कदमों की आहट दूर होती जाती है, मुझे अकेला छोड़कर जमीन से 69 मंजिल ऊपर लटकता हुआ। हवा बेरहम है, मेरा पूरा शरीर कांप रहा है। मैं अपने जबड़े को जितना जोर से भींच सकता हूँ भींचता हूँ, लेकिन आंसू फिर भी आ जाते हैं। वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे लगा था कि प्यार न सही, बचपन का रिश्ता तो रहेगा, पर अब वे अजनबियों से भी बुरा बर्ताव कर रहे हैं। अगली सुबह राहगीर रुककर मेरी ओर इशारा करते हुए गपशप करने लगे। हे भगवान, क्या वह शिये परिवार का युवा मालिक नहीं है? वह वहां इस तरह क्यों लटका हुआ है और ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? कितनी शर्मनाक बात है। मैं नीचे भीड़ की ओर देखता हूँ, जो चींटियों जितनी छोटी लग रही है। शर्म इतनी तेज जल रही है कि मुझे लगता है मैं इसी से मर जाऊंगा। मेरा एक हिस्सा बस रस्सी छोड़ देना चाहता है, लेकिन तभी एलेना, सेरेना और एवा आखिरकार वहां पहुंचती हैं, हमेशा की तरह देर से। जेवियर, हमें बहुत अफसोस है। हमें अभी अभी पता चला कि सिल्विया ने तुम्हें यहाँ बांध दिया था। सेरेना जल्दी से अपनी जैकेट उतारती है और मेरे कांपते कंधों पर डाल देती है। डरना मत, हम तुम्हें घर ले जा रहे हैं। एवा मेरे पास बैठ जाती है। माफ कर दो, अब तुम्हें दुख नहीं देंगे। मैं सिर उठाकर उनके झूठे चेहरे देख हंस दिया। तीनों ठिठक गए। मैंने उन्हें धक्का दिया और सीधा खड़ा हो गया। क्या तुम तीनों ने ही मुझे ये जख्म नहीं दिए? उनके भाव बदलते हैं, पर वे तुरंत चेहरा फिर कोमल कर लेते हैं। जेवियर, गलत समझ रहे हो, हमें कुछ नहीं पता। मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं मुड़कर चला जाता हूँ। मेरे जन्मदिन की पूर्व संध्या पर वे मेरे दरवाजे पर आ गए। एलेना चौखट पर टिकी है, उसकी आंखों में दृढ़ विश्वास है। कल तुम सिल्विया को चुनने वाले हो, है ना? मैं उन्हें बिना किसी भाव के देखता हूँ। मैंने कहा है कि मैं उसे नहीं चुन रहा हूँ। सेरेना आह भरती है। जिद छोड़ो, सिल्विया ने मना किया तो क्या? हम है ना? एवा आगे बढ़कर धीमी आवाज में बोली, हम तुम्हें प्यार करते हैं। सिल्विया को छोड़ सामने तो देखो। क्या इन्हें लगता है मैं इनमें से किसी एक को चुनूंगा? मैं मुड़ जाता हूँ। मेरी आंखें शांत हैं। फिक्र मत करो, मैं तुम में से किसी को नहीं चुनूंगा। तीनों एक दूसरे को देखते हैं। साफ है कि वे मुझे गंभीरता से नहीं ले रहे। वे थोड़ी देर बाद चले जाते हैं, लेकिन उसके ज्यादा देर बाद सिल्विया आ जाती है। पता है कल तुम मुझे ही चुनोगे। ठीक है, पर वादा करो कि दोबारा लियो को चोट नहीं पहुंचाओगे। मैंने उसे बीच में ही टोक दिया। मैं तुम्हें नहीं चुन रहा। सिल्विया हिकारत से हंसी। तुम्हें लगता है मैं ये मानूंगी? वह बिना कुछ कहे मुड़कर चली गई। मैं थक कर अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। फिर मेरा फोन बजता है और सन्नाटा टूट जाता है। मेरी माँ की आवाज आती है। जेवियर, हमने लूना से बात कर ली है। वह कल समय पर वेन्यू पर होगी। क्या तुम इसके लिए पूरी तरह से निश्चित हो? मैं फोन को और कसकर पकड़ लेता हूँ। मेरी उंगलियां हल्के से कांप रही हैं। मैं निश्चित हूँ। मेरा जन्मदिन आ जाता है। भोज हॉल देखने में लाजवाब है। क्रिस्टल झूमर हर तरफ चमक रहे हैं। मेरे घुसते ही तीनों महिलाएं मुझे घेर लेती हैं। एलेना की निगाहें आग उगल रही हैं। उसकी आवाज धीमी हो जाती है। जेवियर, आज तुम कमाल दिख रहे हो। तुमसे नजरें नहीं हट रही। ये सूट तुम पर जंच रहा है। सेरेना मुस्कुराई। जन्मदिन की शुभकामनाएं। एवा ने मुझे शैंपेन का एक गिलास दिया। मैं बोलने ही वाला था कि कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। मैं ऊपर देखता हूँ। सिल्विया लियो के साथ आती है, जिसने वैसा ही सूट पहना है। हॉल में शोर मचता है और एलेना, सेरेना, एवा के चेहरे उड़ जाते हैं। जेवियर, काम है, बाद में मिलते हैं। वे सब बिखर जाती हैं। मैं वहीं खड़ा रह जाता हूँ, दिल बैठने लगा। सिल्विया मेरी ओर आती है। उसकी आवाज बर्फ सी चुभती है। जेवियर शिये, या तो तुम अभी जाकर कपड़े बदलो या मैं खुद तुम्हारे ऊपर से ये सूट उतार दूंगी। मैं अपनी मुट्ठी भींच लेता हूँ और 1 इंच भी नहीं हिलता। सिल्विया उब जाती है। वह अपना हाथ उठाती है। इसे पकड़ो, इसे कपड़े बदलवाने ले जाओ। 2 बॉडीगार्ड मुझे जबरन बाहर घसीटते हैं। 10 मिनट में मैं हॉल में आधी बांह की शर्ट पहनकर आ गया। मेरा चेहरा कागज जैसा सफेद है। समारोह शुरू होता है। मेजबान मुस्कुराता है और मेरी ओर मुड़ता है। युवा मास्टर जेड, आज आप अपनी दुल्हन के रूप में किसे चुनेंगे? मैं धीरे से एक सांस लेता हूँ। थोड़ा इंतजार करें। एलेना भौहें सिकोड़ती है। जेवियर, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? ठीक उसी समय भोज हॉल के दरवाजे खुल जाते हैं। मेरे माता पिता अंदर आते हैं और उनके पीछे एक लंबी महिला होती है। वह एक खूबसूरती से सिली हुई गाउन पहने हुए है और उसका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली है कि वह लगभग दम घोंटने जैसा महसूस होता है। वह आखिरकार वापस आ गई है। मेरी आंखों में तुरंत जलन होने लगती है। मेरी दृष्टि धुंधली हो जाती है। मैं बिना एक पल की झिझक के उसकी ओर बढ़ता हूँ। मेरी आवाज लड़खड़ाई पर अडिग रही। मैं उसे चुनता हूँ। हॉल में शोर मच गया। सब जानते हैं कि लूना और मैं बचपन के दुश्मन हैं। हम हर मुलाकात पर झगड़ते हैं। किसी को अंदाजा नहीं था कि वही मेरा इंतजार थी। सिल्विया गुस्से में तमतमाई और झपट पड़ी। जेवियर जेड, क्या कर रहे हो तुम? मैं उसे देखता तक नहीं। नजरें लूना पर टिकी हैं, जो कुछ दूर एकदम बेपरवाह खड़ी है। लेकिन मैं देखता हूं कि उसकी नजरें जल्दी जल्दी मेरे और सिल्विया के बीच घूम रही हैं। मैंने कहा, मैं उसे चुनता हूं। मैं अपना हाथ उठाता हूं और सीधे लूना की ओर इशारा करता हूं। ये शब्द बम की तरह गिरते हैं। हॉल शोर से गूंज उठता है। क्या ये दोनों दुश्मन नहीं है? हे भगवान! सिल्विया का चेहरा जानलेवा गुस्से से भरा है। वह मेरी कलाई पकड़ लेती है। पागल हो गए हो? क्या बोल रहे हो? मैंने उसे बेरुखी से झटक दिया। मैं पूरी तरह होश में हूं। सिल्विया दांत पीसकर बोली, ये नामुमकिन है। तुम तो साफ साफ। मैं उसे बीच में ही रोक देता हूँ। साफ साफ क्या? मेरे होंठों पर एक तिरस्कार भरी मुस्कान आ जाती है। मैंने तुम्हें 20 साल तक पीछा किया, मेरे बिना रह नहीं सकता था। क्या यही कहने वाली थी तुम? मैं धीरे धीरे सिर हिलाता हूँ। सिल्विया, तुम खुद को बहुत ज्यादा समझती हो। यह बात उस पर जैसे कोई शारीरिक चोट की तरह लगती है। वह एक कदम पीछे हट जाती है। उसने मुझे कभी इस तरह नहीं देखा था। आंखें ठंडी, आवाज तेज, जैसे मैं कोई बिल्कुल अलग इंसान हूँ। हॉल में फिर सन्नाटा छा गया।
सबकी नजरें लूना पर टिकी थीं। वह धीरे से मेरी ओर बढ़ी और मुझे ऐसे निहारा जैसे मेरी आत्मा में झांक रही हो। यंग मास्टर जेड, वह ठंडी हंसी हंसती है। मुझ पर वो चालें मत चलो जो दूसरों पर चलते हो। मैं बिना झिझके उसकी आंखों में देखता हूँ। मैं कोई चाल नहीं चल रहा हूँ। हमारी नजरें मिलती हैं। मेहमान सांसें थाम लेते हैं जैसे कुछ छूट न जाए। इसी समय लियो भीड़ को चीरता हुआ सिल्विया के पास पहुंचता है। वह धीरे से उसकी आस्तीन पकड़ता है। सिल्विया, क्या यंग मास्टर बस गुस्सा कर रहे हैं? ये सब मेरी गलती है। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। सिल्विया तुरंत उसका कंधा थाम लेती है। ये तुम्हारी गलती नहीं है। वह मेरी ओर मुड़ती है। उसकी आंखों में गुस्से की आग जल रही है। क्या मुझे अपमानित करना ही तुम्हारी चाहत है? मैं उन्हें देखता हूँ और कुछ भी महसूस नहीं करता। मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा। मैं बस एक फैसला ले रहा हूँ। अचानक लूना हल्की सी हंसी छोड़ती है जिससे माहौल का तनाव टूट जाता है। वह सिल्विया की ओर मुड़ती है। उसने मुझे चुना है। क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत है? शब्द सहजता से निकलते हैं लेकिन उनमें ऐसी अथॉरिटी है कि बहस की कोई गुंजाइश नहीं रहती। सिल्विया का चेहरा बिगड़ जाता है। लूना, खुद पर ज्यादा खुश मत हो। जेवियर बस अभी उलझन में है। वह तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। लूना कंधे उचका देती है। तो क्या ये सिर्फ सगाई है? प्यार कोई जरूरी चीज नहीं है। ये शब्द मेरे सीने पर ठंडी मुट्ठी की तरह लगते हैं। मुझे पता है कि लूना यह जानबूझकर कह रही है लेकिन उसमें जो बेरुखी है वह फिर भी चुभती है। सिल्विया कुछ और कहने के लिए मुंह खोलती है लेकिन मेरे पिता आगे बढ़ते हैं। इतना ही काफी है। जेवियर ने फैसला कर लिया है। आज का समारोह यहीं समाप्त होता है। आने के लिए आप सबका धन्यवाद। शाम का आनंद लें। मेहमान चले जाते हैं। हालांकि फुसफुसाहट पूरी तरह से बंद नहीं होती। मैं सिल्विया को गुस्से में बाहर जाते हुए देखती हूँ और एलेना, सेरेना और अवा की आंखों में जटिल भाव देखती हूँ। आखिरकार मैंने चैन की सांस ली। लूना को देखा। वो जाने के लिए मुड़ चुकी थी। रुको, उसके पीछे दौड़ते हुए मैंने कहा, क्या हम बात कर सकते हैं? मैं उसका आस्तीन पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता हूँ लेकिन वह आसानी से एक तरफ हट जाती है। बात करने के लिए कुछ नहीं है। आखिरकार लूना मेरी ओर मुड़ती है। उसकी आंखें ठंडी हैं। मुझे नहीं पता तुम कौन सा खेल खेल रहे हो। मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहती। ये कोई खेल नहीं है, मैं जल्दी से कहता हूँ। मैं हर शब्द सच कह रहा हूँ। लूना मुझे लंबे समय तक घूरती रहती है, फिर अचानक आगे बढ़कर मेरा ठुड्डी अपने हाथ में ले लेती है। जेवियर जेड, तुमने सिल्विया का 20 साल तक पीछा किया। अब अचानक तुम मुझसे शादी करना चाहते हो और उम्मीद करते हो कि मैं इस पर यकीन कर लूं। मेरी पलकें कांप जाती हैं। ये बहुत करीब है। इतना करीब कि मैं उसकी आंखों में अपनी ही परछाई देख सकता हूँ। अगर तुम मुझ पर यकीन नहीं भी करती हो तो कोई बात नहीं, बस मुझे एक मौका दे दो। लूना मुझे छोड़ देती है। क्यों? क्योंकि मैं अपना होंठ काटता हूँ। मैं उसे सच नहीं बता सकता कि मैं यह जीवन पहले भी जी चुका हूं, क्योंकि अब मुझे साफ साफ दिख रहा है कि इसका हकदार कौन है। लूना की आंखों में कुछ झलकता है लेकिन वह उतनी ही जल्दी गायब भी हो जाता है और उसकी जगह उदासीनता ले लेती है। वह मुड़कर जाने लगती है। वह पीछे सिर्फ एक वाक्य छोड़ जाती है, कल सुबह 10 बजे जियांग ग्रुप मुख्यालय। मैं वहीं खड़ा रहता हूं और उसे गलियारे के अंत में गायब होते हुए देखता हूं। बिना जाने ही मेरे होंठों पर मुस्कान आ जाती है। ये तो मेरी उम्मीद से भी बेहतर है। कम से कम वह मुझे एक मौका देने को तैयार है। हॉल के दूर कोने में लियो मेरी दिशा में घूर रहा है। उसकी आंखों में इतनी गहरी नफरत है कि वह लगभग ठोस लगती है। वह सिल्विया के करीब झुकता है और बुदबुदाता है, युवा मालिक को जरूर लूना ने धमकाया है। हम इसे ऐसे ही नहीं होने दे सकते। सिल्विया की मुट्ठी कस जाती है। उसकी आंखों में एक ठंडी गणनात्मक नजर आ जाती है। फिक्र न करो, मैं उन्हें कामयाब नहीं होने दूंगी। लूना से मेरी सगाई जिंगबई के अभिजात्य वर्ग में धमाका कर देती है। बाकी 4 परिवार उसकी पृष्ठभूमि की जांच करवाते हैं, ये जानने को बेताब कि मैंने अपनी पुरानी दुश्मन को क्यों चुना। पर लूना का अतीत अभेद्य है। कागजों के अनुसार यह स्विट्जरलैंड का एक गुप्त साम्राज्य है जो यूरोपीय वित्तीय समूहों और उन ताकतों से जुड़ा है जिनका नाम लेने की कोई हिम्मत नहीं करता। वह इतनी ताकतवर कैसे है? सिल्विया रिपोर्ट को जोर से मेज पर पटक देती है। वह तो बस एक बिगड़ी हुई लड़की है जिसे मैंने सारी जिंदगी दबाया। उसे ये हक किसने दिया? एलेना सोचती है और कहती है, शायद हम उसे कभी जानते ही नहीं थे। तभी लियो मन ही मन उबल रहा है। उसने सिल्विया और दूसरों को चुराया ताकि जेवियर को रोता बिलखता देख सके, न कि उसे मजबूत और अडिग। वह सांस लेकर अपने गुस्से को दबा लेता है। वह एक कॉल करता है। अगले दिन मैं अपने निजी क्लब पहुंचता हूं, तभी गलियारे से आवाजें आती हैं, सिल्विया यहां नहीं। लियो की आवाज सधी हुई है जिसमें एक संवेदनशीलता है। मेरे कदम ठिठक जाते हैं। सिल्विया लियो को दीवार से सटाए बेपरवाह चूम रही है। लियो मुझे देख जानबूझकर अपनी आवाज ऊंची कर देता है। सिल्विया, अगर युवा मालिक ने हमें इस तरह देख लिया तो उसका दिल टूट जाएगा। सिल्विया ठंडी हिकारत के साथ बस हंस देती है। क्या उसने कभी सोचा कि जब उसने लूना को चुना तो मेरा दिल कितना टूटा होगा? मैं चुपचाप खड़ा होकर यह सब देखता हूँ। अपनी पिछली जिंदगी में ऐसा दृश्य मुझे पूरी तरह तोड़ देता। अब मुझे यह बस दयनीय लगता है। मैं मुड़कर जाने लगता हूँ और गलियारे के कोने पर सीधे किसी से टकरा जाता हूँ। लूना मुझे गहरी, अनपढ़ी जा सकने वाली आंखों से घूरती है। काफी देख लिया? मैं एक भौं ऊपर उठा देता हूँ। मेरा पीछा कर रही हो? लूना चुप रहती है। वो उन्हें देखती है। मेरे कुछ कहने से पहले वो वेटर की ट्रे से वाइन उठाती है और सीधे लियो की ओर बढ़ जाती है। वह पूरी बोतल उसके सिर पर उंडेल देती है। लियो चीखते हुए पीछे हट जाता है। लूना, पागल हो क्या? सिल्विया भड़की हुई है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लूना ने उन्हें देखा तक नहीं। वह हाथ पकड़कर मुझे खींच लेती है और उसकी काली कार रात में ओझल हो गई। कार के अंदर का तनाव दम घोंटने वाला है।
मैं ड्राइवर सीट पर बैठी लूना की ओर देखता हूँ। क्या तुम नाराज हो? लूना कुछ नहीं कहती। कार अचानक तेजी से बढ़ जाती है। मैं हल्के अंदाज में कहता हूँ, क्या इसलिए कि मैं सिल्विया से मिलने गया था? टायरों की तेज आवाज गूंजती है। कार सड़क के किनारे जोर से रुक जाती है। लूना मेरी ओर मुड़कर देखती है। उसकी आंखों में ऐसा अंधेरा है कि मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। मैं तुमसे एक बार और पूछ रही हूँ, तुम मुझसे शादी क्यों कर रहे हो? अगर ये सिल्विया को जलाने के लिए है तो बधाई हो, तुम्हारा मकसद पूरा हो गया। लेकिन मुझे अपनी चाल का मोहरा मत बनाना। मैं चुपचाप उसकी आंखों में देखता हूँ, फिर हाथ बढ़ाकर धीरे से उसका चेहरा छूता हूँ। लूना पूरी तरह से स्थिर हो जाती है। उसकी तीखी कठोरता एक पल में नरम पड़ जाती है। मैं मुस्कुराता हूँ और अपनी उंगलियों से धीरे धीरे उसकी भौहों के पास स्पर्श करता हूँ। लूना, क्या तुम जल रही हो? मेरे मुंह से ये शब्द निकले ही थे कि लूना मेरी कलाई पकड़ लेती है। मुझे उकसाओ मत। उसकी सांसें बिल्कुल पास हैं, जिनमें रेड वाइन और किसी खतरनाक चीज की खुशबू घुली है। सिर झुकाकर मुस्कुराते हुए मैं कहता हूँ, अगर मैं फिर भी ये करूं तो? लूना मुझे घूरती है, फिर हंसकर मुझे छोड़ दिया। तुम चाहते क्या हो? तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम्हें बुखार है। उसका अंगूठा मेरे माथे पर फिरता है और उसे तपता हुआ पाता है। तभी मुझे चक्कर सा महसूस होना शुरू होता है। मेरे सामने लूना की छवि दो धुंधली आकृतियों में बदल जाती है। मैं अनजाने में उसकी आस्तीन पकड़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वह पहले ही मेरी कलाई पकड़ लेती है। हिलना बंद करो। गाड़ी फिर से चल पड़ती है। वह सबसे नजदीकी प्राइवेट अस्पताल की ओर गाड़ी चलाती है। मैं अपनी सीट पर पीछे की ओर झुक जाता हूँ। होश धीरे धीरे डूबने लगता है। धुंधलके के बीच मैं बस हल्की सी लूना की आवाज सुन पाता हूँ, जो फोन पर बुखार की दवा और आईवी ड्रिप का इंतजाम कर रही है। खिड़की के बाहर की नियॉन लाइटें रंगीन धाराओं में बदल जाती हैं। मुझे पिछले जीवन की वह बरसाती रात याद आई, जब मेरा शरीर ठंडा था, मैं खून से लथपथ था और लूना कांपती आवाज में मुझे पुकार रही थी। तभी एक आवाज ने मुझे वर्तमान में खींचा। गाड़ी पार्क कर लूना मुझे हैरानी से देखने लगी। चल पाओगे? कहना चाहा कि ठीक हूं, पर हिलते ही आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अगले ही पल कोई मुझे संभाल लेता है। लूना से आती हल्की चीड़ की गंध मुझे पूरी तरह घेर लेती है। वह धीरे से बड़बड़ाती है, कितनी झंझट है, और फिर मुझे अपने करीब खींच लेती है। बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति वार्ड में। डॉक्टर अपने चश्मे को ऊपर सरकाता है। तापमान 102.2 है। इन्हें निगरानी के लिए रुकना होगा। फिर वह हिचकिचाता है और लूना की ओर देखता है। लूना तुरंत समझ जाती है। वह उसके पीछे पीछे गलियारे में चली जाती है। यंग मास्टर सी की बांह पर जो सुई के निशान हैं, वे बहुत हाल के हैं, डॉक्टर कहते हैं। ये जबरन खून निकालने के लगते हैं। डॉक्टर अपनी आवाज धीमी कर लेते हैं। और उसके शरीर पर कई जगह चोट के निशान और मुलायम ऊतकों की चोटें हैं। ये भी हाल की ही लगती है। कुछ ठीक नहीं है। लूना की आंखें एकदम ठंडी हो जाती हैं। जब वह वार्ड में लौटती है, मैं पहले ही अर्धचेतन अवस्था में जा चुका होता हूँ। नर्स चौथी ड्रिप लगा रही है। जैसे ही सुई चुभती है, मेरा शरीर अनायास ही झटके से कांप जाता है। लूना बिस्तर के पास खड़ी है। उसकी नजर मेरी नंगी बांह पर पड़ती है, जो निशानों से भरी हुई है। उसकी उंगलियों की पोरें कसकर चटकती हैं। फिर मैं नींद में बड़बड़ाता हूँ, सिल्विया, क्यों? लूना का चेहरा फिर से भावहीन हो जाता है। वह जाने के लिए मुड़ती है, लेकिन एक तपती हुई हथेली उसकी पकड़ लेती है। मेरी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट जैसी है। लूना, मत जाओ। उसके कदम रुक जाते हैं। पर्दों की दरार से चांदनी फिसलकर मेरे पसीने से भीगे माथे पर पड़ती है। लूना लंबे समय तक चुपचाप देखती रहती है। आखिरकार वह बिस्तर के पास वाली कुर्सी पर फिर से बैठ जाती है। जब मैं दोबारा आंखें खोलता हूँ, लूना वहीं है, पास और थोड़ी थकी हुई। मेरा गला सूखा और खुरदुरा है। मैं कुछ कहने ही वाला था कि लूना का चेहरा फिर से अपनी सामान्य ठंडक में लौट आता है। तुम्हारा बुखार उतर गया है। तभी मुझे लगा मैं अस्पताल में हूँ। पास ही गर्म पानी रखा है। मेरी आंखें भर आईं। पिछली बार जब मैं बीमार था, सिल्विया लियो के साथ व्यस्त थी। उसने मेरा हाल तक नहीं पूछा। धन्यवाद, मैं धीरे से कहता हूँ। लूना अपनी कफ बटन लगाने के बीच में रुक जाती है। जरूरत नहीं है। जब तक सगाई कायम है, तुम्हें स्वस्थ रखना मेरी जिम्मेदारी है। मैं हल्का सा मुस्कुराता हूँ। मैं उसके शब्दों और उसके व्यवहार के बीच के विरोधाभास को नहीं टोकता। लूना, मैंने सपना देखा कि सबने मुझे छोड़ दिया। वह मेरी ओर देखती है। क्या बुखार ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया? ये कैसी बातें हैं? वो भी उसकी बात अधूरी रह जाती है, क्योंकि सपने में तुम आई थी, सिर्फ तुम। हवा एकदम ठहर सी जाती है। सिर्फ एक पल के लिए लूना के चेहरे के भावों में कुछ बदलता है, लेकिन वह उतनी ही जल्दी गायब भी हो जाता है। वह अपनी जैकेट उठाकर दरवाजे की ओर बढ़ती है, फिर हैंडल पकड़कर रुक जाती है। तुम्हारे हाथ पर ये चोटें कैसे आईं? मैं ऊपर देखता हूँ और फीकी सी मुस्कान देता हूँ। क्या तुम यकीन करोगी अगर मैं कहूँ कि सिल्विया ने जबरदस्ती मेरा खून लिया था लियो के लिए? लूना की पीठ एकदम तन जाती है। वार्ड में पूरी तरह सन्नाटा छा जाता है। मूर्ख, वह अचानक कहती है। मैं पलकें झपकाता हूँ। क्या? लूना एक एक शब्द दोहराती है। मैंने कहा कि तुम पूरी तरह से और बिल्कुल मूर्ख हो। किसी को अपना खून निकालने देना बिना लड़े, खुद को धकेलवाना और पलटकर जवाब ना देना। वह ठंडी हंसी हंसकर मेरे हाथ के निशान छूती है। इसे क्या कहोगे? मेरी उंगलियां झुंझलाकर कांपी। मैं बहस करने लगा, पर उसने टोक दिया। लेट जाओ और ठीक से आराम करो। कंधे पर हाथ रखकर वह मुझे तकिए पर ऐसे दबाती है कि बहस की जगह नहीं बचती। उसकी हथेली गर्म है। वह एहसास अस्पताल के गाउन से भीतर तक पहुंचता है। मैं उसकी ओर देखता हूँ। उसकी आंखों में कुछ उथल पुथल है, जिसे मैं पूरी तरह समझ नहीं पाता। वह मुझे छोड़ देती है। वह मुड़ती है और अपनी जैकेट उठा लेती है। मैं इससे निपट लूंगी। दरवाजा धीरे से बंद हुआ, पर मेरा दिल तेजी से धड़क उठा। आधे घंटे बाद जियांग मुख्यालय के टॉप फ्लोर ऑफिस में लूना ने फाइलें मेज पर पटक दी। सब पक्का है?
उसका सहायक ईथन अपने चश्मे को ठीक करता है। सिल्विया ने वाकई पिछले महीने मेडिकल इमरजेंसी का हवाला देकर सेंट्रल हॉस्पिटल से रोडियम नेगेटिव खून मंगवाया था। समय यंग मास्टर सी की बांह पर लगे इंजेक्शन के निशानों से बिल्कुल मेल खाता है। लूना की आंखें एक पल में ठंडी हो जाती हैं। ईथन आगे बोलता है, और भी है। एलेना, सेरेना और एवा हाल ही में घुड़सवारी क्लब के मैनेजर के साथ लगातार संपर्क में रही हैं। यंग मास्टर सी के गिरने से पहले सुरक्षा कैमरे में उनके लोगों को अस्तबल में फीड के साथ छेड़छाड़ करते हुए पकड़ा गया था। लूना की उंगलियों में पकड़ी कलम 2 टुकड़ों में टूट जाती है। फोन पर नोटिफिकेशन आता है। शेवारिस ने पूर्व प्रेमी से बदला लेने हेतु जियांग उत्तराधिकारी को बहकाया। संलग्न फोटो में जेवियर और लूना को भोज में एक दूसरे को देखते हुए संकेतात्मक रूप से दिखाया गया है। लूना हंसकर पीआर को कॉल करती है। 3 बातें। पहली, खबर छापने वालों पर केस करो। दूसरी, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ। तीसरी, जो कहा था सब जारी कर दो। दोपहर तक जिंगबई में हलचल मच गई और लूना प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखी। पत्रकार मेरे साथ उसके रिश्ते पर अटकलें लगाते हैं। लूना की आवाज शांत पर दृढ़ है। मेरे निजी मामले किसी और के लिए मायने नहीं रखते। जियांग ग्रुप आधिकारिक तौर पर दस्तावेज जारी करता है। लियो की जाली शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां, बैंक ट्रांसफर रिकॉर्ड जो दिखाते हैं कि उसने व्यक्तिगत लाभ के लिए शीय परिवार से पैसे निकाले, और यहां तक कि सिल्विया के साथ लियो की निजी गाली गलौज की रिकॉर्डिंग भी। जनता की राय तुरंत पलट जाती है। मैं अस्पताल के बिस्तर पर पीठ टिकाकर लेट जाता हूं और अपने फोन पर नोटिफिकेशन की बांट देखता हूं। होठों पर हल्की सी मुस्कान है। वार्ड का दरवाजा खुलता है। लूना अंदर आती है और मेरी गोद में एक और मोटी फाइल डाल देती है। चुपचाप धक्के खाते रहना। शीय परिवार का युवा मालिक कब से इतना कमजोर हो गया? मैं फाइल खोलता हूं। अंदर लियो के खिलाफ और भी ज्यादा विस्तार से सबूत हैं। एक पूर्व प्रेमिका के साथ आपत्तिजनक तस्वीरें और भारी जुए के कर्ज का दस्तावेजी प्रमाण। मैं ऊपर देखता हूं। मेरी आंखों में शरारत की एक चमक झलकती है। क्या जियांग ग्रुप की सीईओ मुझे बदला लेना सिखा रही है? लूना मुझे नीचे देखती है। क्या तुम सीखोगे? मैं हंसता हूं और अपना फोन उठा लेता हूं। मैं गुमनाम रूप से सबसे गंभीर सबूत हर बड़े प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर देता हूं। 1 घंटे से भी कम समय में टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक है, लियो जो को एलीट सोसाइटी से बाहर होना चाहिए। लिन परिवार के बोर्डरूम में सिल्विया एक टैबलेट जमीन पर पटक देती है। वो गंदा जेवियर, उसने लियो को फंसाने की हिम्मत कैसे की? एलेना ट्रेंडिंग टॉपिक्स को देखकर भौहें चढ़ा लेती है। ये सबूत नकली नहीं लगते। इसके पहले कि वह बात पूरी कर सके, सिल्विया उसका कॉलर पकड़ लेती है। चुप रहो, लियो को फंसाया जा रहा है। ये जेवियर और लूना की मिली भगत है। एवा बोल पड़ती है। ऐसा लगता है कि लूना वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में एक जमीन का टुकड़ा खरीदने की योजना बना रही है। तीनों एक दूसरे की ओर देखते हैं। वे तुरंत एक दूसरे को समझ जाते हैं। सेरेना अपने चश्मे को ऊपर सरकाती है। चूंकि वे गंदा खेलना चाहते हैं तो हमें भी वैसा ही करने के लिए दोषी न ठहराएं। उस रात लिन, यी, सॉन्ग और अन परिवार जियांग ग्रुप से नाता तोड़ लेते हैं। खबर है कि ये चारों बैंकों संग लूना का कैश फ्रीज करा रहे हैं। जब मुझे पता चला, लूना स्टडी में कॉल पर थी। कॉफी लेकर अंदर जाने पर सुना कि वह टीम को हर हाल में यूरोपीय बॉन्ड बेचकर पूंजी वापस लाने का निर्देश दे रही है। जब स्क्रीन काली हो जाती है, कमरे में भयानक सन्नाटा छा जाता है। मैं उसके सामने कॉफी रख देती हूँ। क्या जियांग ग्रुप को सी परिवार की मदद चाहिए? लूना मेरी ओर देखती है। तुम्हारा मदद करने का तरीका क्या है? मैं शांति से बोली, मेरे नाम 3 खदानें हैं, ये तुरंत बिक सकती हैं। लूना अचानक हंस दी। इसका मतलब समझती हो? उसकी नजरें चाकू की तरह मेरी आंखों में चुभीं। मैं अपनी भौं ऊपर उठा देती हूँ। मेरी उंगली का सिरा हल्के से कॉफी कप के किनारे पर थपथपाता है। इसका क्या मतलब है? लूना धीरे धीरे और सोच समझकर बोलती है। इसका मतलब है कि आज से सी परिवार और जियांग परिवार पूरी तरह से एक दूसरे से बंध जाएंगे। अगर बात सिर्फ सिल्विया के पीछे जाने की है तो इतनी दूर जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं लगभग अविश्वास में हंसी पड़ती हूँ। मैं अपने नाम की सबसे कीमती संपत्तियां देने की पेशकश कर रही हूँ और लूना अब भी मेरी मंशा पर सवाल उठा रही है। लेकिन उस पल मेरी चुप्पी शायद उसे गलतफहमी दे देती है। उसकी आंखें ठंडी हो जाती हैं। मुझे तुम्हारे दान की जरूरत नहीं है। दान? मैं खड़ी हो जाती हूँ। मैं एक दस्तावेज उसके सीने पर सीधा रख देती हूँ। क्या जियांग ग्रुप की सीईओ खुद को इतनी कम आंक रही है? लूना फाइल को गिरने से पहले ही पकड़ लेती है। वह पहला पन्ना खोलती है और एकदम स्थिर हो जाती है। यह अफ्रीका में सी परिवार की 3 हीरा खदानों के ट्रांसफर एग्रीमेंट की फाइल है। मेरी व्यक्तिगत मुहर पहले ही हर पन्ने पर लगी हुई है। मैं उसके जवाब का इंतजार नहीं करती। मैं दरवाजे की ओर मुड़ जाती हूँ। यह दान नहीं है, यह विश्वास है। मेरा हाथ दरवाजे के हैंडल पर टिक जाता है। मुड़कर देखा तो मैंने वही लहजा अपनाया जो उसने अस्पताल में कहा था। तुम मुझे हारने नहीं दोगी? लूना मुझे पूरे 2 सेकंड तक घूरती है, फिर वह हैरानी से हल्की सी हंसी छोड़ती है। बिल्कुल नहीं। दरवाजा बंद होने के बाद अध्ययन कक्ष फिर से शांत हो जाता है। लूना अपनी कुर्सी पर बहुत देर तक बिना हिले बैठी रहती है। वह फाइल को ध्यान से देखती है। हर पेज पर मेरा नाम लिखा हुआ है, यहाँ तक कि नोटरी की मोहरें भी लगी हुई हैं। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, ये सब पूर्व नियोजित था। एथन का मैसेज आया, चारों परिवार साथ हैं, वे कल हमारे एसेट्स फ्रीज करने की अर्जी देंगे। लूना की नजर फाइल के आखिरी पन्ने पर लिखी मूल्यांकन राशि पर जाती है। यह राशि जियांग ग्रुप की मौजूदा वित्तीय कमी को पूरी तरह से भरने के लिए काफी है। वह फर्श से छत तक की खिड़की तक जाती है। शहर अंधेरे में रोशनी से जगमगा रहा है। साल भर पहले जिंगबेई छोड़ने पर मैं सिल्विया के पीछे था। मेरे आज के वजूद का कोई मतलब नहीं बनता। वह डायल करती है।
जेवियर सी के पिछले 6 महीनों के काम दोबारा जांचो। फोन रखकर उसकी उंगलियां फाइल छूती हैं। तर्क कहता है ये जाल हो सकता है, पर जब वह मेरी आंखों और भरोसे के बारे में सोचती है तो बस बुदबुदाते हुए गाली देती है। अगली सुबह वित्तीय जगत हिल जाता है। ठीक उसी समय जब चारों परिवार और उनके बैंक जियांग ग्रुप की संपत्तियां फ्रीज करने के लिए कदम उठाते हैं, एक अनाम वित्तीय समूह जियांग ग्रुप में 5 अरब की पूंजी निवेश की घोषणा करता है, जो सीधे सी ग्रुप के चैनलों के माध्यम से भेजा जाता है। जैसे ही यह खबर फैलती है, सिल्विया बोर्डरूम में फट पड़ती है। पता करो जेवियर और लूना असल में क्या कर रहे हैं। इसी दौरान मैं जियांग ग्रुप के प्रेसिडेंट के ऑफिस में पूरी तरह से आराम से बैठा हूं और आज सुबह की वित्तीय खबरें देख रहा हूं। लूना दरवाजा खोलती है और अंदर आती है। उसके पीछे असिस्टेंट्स की एक टीम फाइलें लिए हुए हैं। तो संतुष्ट हो? मैं अपना फोन लहराता हूं। कमाल है सीईओ जियांग, आपने 4 परिवारों की घेराबंदी को एक ही दिन में मजाक बना दिया। असिस्टेंट्स इशारा समझकर बाहर चले जाते हैं। लूना मेरे पास आती है और अचानक आगे झुक जाती है। दोनों हाथ मेरी कुर्सी के दोनों ओर रख देती हैं। क्यों? वे खाने तो तुम्हारी माँ की छोड़ी हुई विरासत हैं। मैं थोड़ा सा सिर पीछे झुकाता हूं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि तुम उन्हें कहीं ज्यादा कीमती बना दोगी। लूना की पुतलियां हल्की सी सिकुड़ जाती हैं। इसी वक्त ऑफिस का दरवाजा जोर से खुलता है। सिल्विया गुस्से में अंदर आती है और हमें दोनों को देखकर ठिठक जाती है। लूना, इसका मतलब क्या है? मैं महसूस कर सकता हूँ कि लूना का शरीर तन गया है। मैं हल्के से हंसता हूँ और उसे धीरे से पीछे कर देता हूँ। मैं अपने कपड़े ठीक करता हूँ। मिस लिन, बिना दस्तक अंदर आना आपकी आदत है। सिल्विया गुस्से में है। जेवियर, क्या तुम्हें लगता है उसे तुम्हारी परवाह है? लूना तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। लूना शांति से सीधी खड़ी हो गई। क्या आप यहां सिर्फ यह कहने आई हैं? सिल्विया ठंडी हंसी हंसती है। तुम्हें लगता है कि ये राउंड जीतने से सब खत्म हो गया? असली खेल तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है। वो मुड़ती है और पीछे से दरवाजा जोर से बंद कर देती है। ऑफिस में फिर से सन्नाटा छा जाता है। मैं देखता हूं कि लूना की नजरें अब भी मेरे चेहरे से नहीं हटी हैं। क्या क्या सीईओ जियांग सिल्विया की बातों से प्रभावित हो गए हैं? अचानक लूना हाथ बढ़ाती है। उसका अंगूठा मेरे होंठ के कोने को छूता है। बेहतर होगा कि मैं ये ना जान पाऊं कि तुम कोई खेल खेल रहे हो। मैं उसकी कलाई पकड़ लेता हूं। लूना, एक ज्वारी को कभी भी बीच रास्ते से पीछे नहीं हटना चाहिए। मैं उसके उंगली के सिरे को हल्के से काटता हूं और मैं कभी पीछे नहीं हटता। उस रात लूना एक निजी अपार्टमेंट में जाती है। उसके हाथ में एक ताज़ा आई हुई रिपोर्ट है। पिछले 6 महीनों में मैंने सिल्विया से लगभग सारा संपर्क तोड़ दिया है। इसके बजाय मैंने बार बार लोगों को लूना का पता लगाने के लिए भेजा है। सबसे अजीब बात यह है कि 3 महीने पहले मैंने अचानक सिल्विया द्वारा दिए गए हर तोहफे को बेच दिया। हर एक पैसा एक गुमनाम फंड में चला गया। लूना खिड़की के पास खड़ी है, गहरी सोच में डूबी हुई। उसे बार बार ऐसा महसूस होता है कि कोई अहम कड़ी उससे छूट रही है। फिर उसका फोन चमक उठता है। मेरा भेजा हुआ एक संदेश। कल एक नीलामी गाला है, मेरे साथ चलो। लूना उस संदेश को घूरती रहती है। उसके होंठों के कोने अनजाने में ही हल्के से मुस्कुरा उठते हैं, लेकिन वह खुद को संभालती है और फिर से शांत हो जाती है। वह जवाब में एक शब्द टाइप करती है, ठीक है। फिर वह जांच रिपोर्ट को श्रेडर में डाल देती है। मेरे इरादे चाहे जो भी हों, वह उनकी तह तक पहुंचेगी, लेकिन उससे पहले उसके सामने का शीशा उसकी वह छोटी सी मुस्कान दिखाता है जिसे वह पूरी तरह छुपा नहीं पाती। मैं अभी अभी जियांग ग्रुप की बिल्डिंग से बाहर निकला हूं, सिर झुकाए माइनिंग ट्रांसफर की पुष्टि देख रहा हूं, तभी किसी ने मेरे कलाई को जोर से पकड़ लिया। मैं ऊपर देखता हूं। लियो का चेहरा ठीक मेरे सामने है। यंग मास्टर जेड, मुझे पता है कि मुझसे गलती हुई है। लियो की आवाज कांप रही है। वह जानबूझकर अपनी आवाज ऊंची करता है ताकि राहगीर सुन सकें। मुझे मिस लिन का पीछा नहीं करना चाहिए था। शी परिवार के एहसानों के बाद वह घुटनों पर गिर गया। कृपया मुझ पर दया करें और छोड़ दें। भीड़ जमा हो गई। मैं ठंडी नजरों से लियो का यह नाटक देखता हूं। वह सिसकता है, मेरे अंक मैंने अपनी मेहनत से कमाए हैं। आप अपनी ताकत और दौलत का इस्तेमाल हम जैसे लोगों को, जिनके पास कुछ नहीं है, डराने के लिए नहीं कर सकते। मैं हल्की तीखी हंसी छोड़ता हूं। लियो, तुम वाकई गरीब हो। मैं अपनी नजरें धीरे धीरे उसके सिर से पांव तक के डिजाइनर कपड़ों पर फेरता हूं। बस उस तरह नहीं जैसा तुम सोचते हो। तुम्हारा दिमाग ही दिवालिया है। भीड़ में एक लहर सी हंसी गूंज उठती है। कई तेज नजर वाले ऑफिस कर्मचारी तुरंत उसके कपड़ों को पहचान लेते हैं। क्या वह नया चैनल प्री फॉल कलेक्शन नहीं है? मैंने इसे पिछले हफ्ते एक मैगजीन में देखा था। और वह घड़ी, वह कार्टियर बैलन ब्लू सीरीज है ना? वह बैग हार्मेस बर्किन है। लियो के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह घबराकर अपनी घड़ी छुपाने की कोशिश करता है और गलती से अपना बैग गिरा देता है। उसका सामान फुटपाथ पर बिखर जाता है। सब कुछ टॉप ब्रांड्स का है। मैं उसकी ओर नीचे देखता हूँ। मैंने कई छात्रों की मदद की है, लेकिन तुम ही एकमात्र हो जिसने अपने मददगार का ही हाथ काटा। मैं अपना फोन निकालता हूँ और कुछ बार टैप करता हूँ। हर एक स्पॉन्सरशिप रिकॉर्ड शी ग्रुप की आधिकारिक वेबसाइट पर है, कोई भी देख सकता है। भीड़ में लोग तुरंत सर्च करना शुरू कर देते हैं। भीड़ में हलचल सी दौड़ जाती है। ये सच है, शी परिवार हर साल 100 से ज्यादा छात्रों को स्पॉन्सर करता है। ट्रेंडिंग टॉपिक्स देखो। किसी ने अभी अभी उजागर किया है कि लियो का शैक्षणिक रिकॉर्ड असल में किसी और का है। तुम पीछे हो, ये तो कई घंटे से ट्रेंड कर रहा है। मैंने सुना है कि जिसे उसने रिप्लेस किया वो छात्र यहीं कहीं पास में काम करता है। इसी वक्त साधारण कपड़ों में एक युवा भीड़ को चीरता हुआ सामने आता है। लियो, क्या तुम्हें मेरी याद है? 3 साल पहले की वो रात जब तुमने मेरी यूनिवर्सिटी की जगह छीन ली थी। मेरी माँ तो लगभग बिल्डिंग से कूदने ही वाली थी। उसके बोलने से पहले ही उसका हाथ लियो के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ के साथ पड़ता है। लियो चीखता है और पलटकर वार करता है। दोनों आपस में भिड़ जाते हैं। लड़ाई शुरू हो जाती है। मैं इस दृश्य को ठंडी नजरों से देखता हूँ, फिर मुड़कर अपनी कार की ओर बढ़ जाता हूँ। मैं दरवाजा खोलता हूँ। मेरे फोन पर बार बार सिल्विया का नाम चमक रहा है। मैं कॉल रिसीव करता हूँ।
उसकी आवाज स्पीकर से फूट पड़ती है। जेवियर शी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लियो को सबके सामने अपमानित करने की? वह पहले ही बहुत कुछ झेल चुका है, तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी तुम्हें क्यों? मैं उसके बोलने से पहले ही कॉल काट देता हूं और बिना एक पल गंवाए उसका नंबर ब्लॉक कर देता हूं। खिड़की से मैं देखता हूं कि प्लाजा में अफरा तफरी और बढ़ गई है। लियो आंसुओं से भरा बिखरा हुआ सा जमीन पर रेंग रहा है, अपना जूता ढूंढ रहा है। मेरा फोन लगातार बजता जा रहा है। लियो का फर्जी शैक्षणिक रिकॉर्ड ट्रेंडिंग में नंबर 1 पर पहुंच गया है। मैं हल्के से हंसता हूं। चलो, मैं ड्राइवर से कहता हूं। हम मुश्किल से 2 ब्लॉक ही आगे बढ़े हैं कि मेरा फोन फिर से बजने लगता है। इस बार कॉल लूना की है। उसकी धीमी आवाज लाइन पर सुनाई देती है। निपट गया? मैं भौहें उठाता हूं। सीईओ जियांग को तो सब कुछ पता रहता है। लूना जैसे हल्के से हंसती है। वीडियो ट्रेंड कर रहा है। ये दिखावा करना मुश्किल है कि मैंने नहीं देखा। एक पल की चुप्पी छा जाती है। दिमाग दिवालिया? यंग मास्टर शी का शब्दकोश बढ़ रहा है। मैं कहता हूं, क्या सीईओ जियांग ने सिर्फ यही कहने के लिए कॉल किया था? दूसरी तरफ 2 सेकंड की खामोशी छा जाती है। फिर सिल्विया ने अभी अभी दक्षिणी जिले में तुम्हारे 2 अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं। इस बार उसने बहुत जल्दी काम किया। मेरी उंगली की पोर धीरे धीरे आर्मरेस्ट पर थपथपाती है। कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूरी संपत्तियां तो बहुत पहले ही हटा ली गई थीं। कुछ सेकंड की चुप्पी छा जाती है। मैं कुछ पूछने ही वाला था कि उसकी आवाज में कुछ अनोखा सुनाई देता है, जैसे हल्की सी घबराहट की झलक। याद रखना, आज रात खाने के लिए घर आना। उस रात देर से लूना एक आवाज से चौंक कर जाग जाती है। तेज बेतरतीब सांसें। वह मेरा बेडरूम का दरवाजा खोलती है और मुझे बिस्तर पर तड़पता हुआ पाती है। मेरा माथा ठंडे पसीने से भीगा हुआ है। मेरे होंठ कांप रहे हैं और बिखरे हुए शब्दों में टूट रहे हैं। नहीं, सिल्विया, कार, खून। लूना भौहें सिकोड़ती है और पास आती है। मुझे जगाने ही वाली थी कि वह मुझे धीरे से बड़बड़ाते हुए सुनती है। लूना, मुझे मत देखो, मैं अभी बहुत बुरा लग रहा हूं। उसका हाथ हवा में ही रुक जाता है। उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ जाती हैं। उसकी यादों में इस पल से जुड़ी कोई बात नहीं है, लेकिन ये शब्द बहुत खास हैं, बहुत जीवंत, जैसे कोई सच में घटी घटना का वर्णन कर रहा हो। अगली सुबह लूना अपने अध्ययन कक्ष में बैठी है। उसके सामने जांच रिपोर्टों का एक मोटा पुलिंदा फैला हुआ है। ईथन अपने चश्मे को ऊपर की ओर सरकाता है। अब हमारे पास पूरी तस्वीर है। पिछले 6 महीनों में यंग मास्टर शी का व्यवहार पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। सबसे अजीब बात यह है कि सिल्विया की झूठी मौत होने से एक दिन पहले ही उन्होंने सिल्विया में की गई अपनी सारी निवेश राशि निकाल ली थी। लूना की आंखें गहरी हो जाती हैं। जारी रखो। ईथन एक मेडिकल रिकॉर्ड निकालता है। और भी है। 3 महीने पहले यंग मास्टर शी को 104 डिग्री बुखार आया था। जागने के बाद उन्होंने सबसे पहले किसी को स्विट्जरलैंड भेजा ताकि वह तुम्हें ढूंढ सके। लूना की उंगलियों की पोरें मेज पर दस्तक देती हैं और उनकी लय तेज हो जाती है। हर सबूत एक असंभव निष्कर्ष की ओर इशारा करता है। आज का जेवियर ऐसा लगता है जैसे वह भविष्य देख सकता है। वह फाइल बंद कर देती है। मेरे नाम पर उस गुमनाम फंड की पृष्ठभूमि की जांच करो। उस शाम एक चैरिटी गाला में लूना मेरी बांह पर हाथ रखकर फर्श तक फैली हुई गाउन में प्रवेश करती है। मैं तुरंत देखता हूं कि वह आज रात असामान्य रूप से चुप है। उसकी उंगली का सिरा अनजाने में ही उसके गिलास के किनारे पर घूमता है। यह उसकी आदत है जब वह गहरी सोच में होती है। मैं धीरे से पूछता हूं, कुछ सोच रही हो? लूना पूछती है, याद है 10 साल वाली शर्त? मैं बोला, तुम हारी थी और स्कूल में स्कर्ट पहनने का वादा किया था। तुम्हारे पापा इतने गुस्से में थे कि तुम 3 दिन बिस्तर पर ही रही। मैं हंसते हुए जोड़ता हूं, जो चांदी की अंगूठी मैंने तुम्हें दी थी वही इनाम था। लूना के चेहरे का भाव थोड़ा बदल जाता है। फिर वह पूछती है, पता है मैं विदेश क्यों गई? साल भर पहले मैंने कहा था कि मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती, पर तुम इसलिए गई क्योंकि मेरे शब्द अटक गए। लूना की आंखें तलवार सी तेज हो गईं। उसने गिलास नीचे रख दिया। उसकी आवाज इतनी धीमी हो जाती है कि सिर्फ मैं ही सुन सकता हूं। जेवियर शी, मैंने कभी किसी को नहीं बताया कि मैं असल में क्यों गई थी। तुम असल में हो कौन? छत पर रात की हवा में फूलों की खुशबू घुली हुई है। पुनर्जन्म के बाद पहली बार मैं सच में अस्थिर महसूस करता हूं। लूना छाया में खड़ी है। चांदनी उसकी आधे चेहरे पर ही पड़ रही है। वह काफी गंभीर दिख रही है। मैं गहरी सांस लेकर पूछता हूं, क्या तुम मानोगी कि मैं एक बार मर चुका हूं? फिर मैं उसे सब बता देता हूं। धोखा, पीड़ा, मौत, सब कुछ। जब मैं उस हादसे वाली रात तक पहुंचता हूं तो मेरी आवाज अनजाने में ही कांपने लगती है। वे चारों सड़क के दूसरी तरफ खड़े होकर मुझे खून बहते हुए देखते रहे। लूना का चेहरा हैरानी से बदलकर गंभीर हो गया। मेरे लाश लेने आने की बात सुनकर उसने मुट्ठियां इतनी जोर से भींच लीं और हम दोनों के बीच गहरा सन्नाटा छा गया। लूना की आवाज ठंडी है, तो तुमने मुझे गिल्ट में चुना। मेरा शव उठाते देख तुमने तय किया कि हरजाना भरना है। मैं ऊपर देखता हूं। नहीं, मैं सच में। लूना मेरी बात बीच में ही काट देती है। बस, मुझे सोचने की जरूरत है कि हमारे बीच यह क्या है। वह मुड़कर निकल जाती है। अभी मुझे मत ढूंढना। और मैं छत पर अकेला रह गया। मुझे पहले ही इसका अंदाजा होना चाहिए था। लूना जैसी गर्वीली इंसान, वह कैसे उस भावना को स्वीकार कर सकती थी जिसकी शुरुआत अपराध बोध से हुई हो। हॉल के अंदर से हंसी की आवाज बाहर आ रही है। सिल्विया की आत्ममुग्ध आवाज सबके बीच गूंजती है। लगता है सीईओ जियांग और छोटे मालिक के बीच अनबन हो गई है। मैं अपनी आंख के कोने से नमी पोंछता हूं और अपनी कमर सीधी करता हूं। जैसे ही मैं जाने ही वाला था, मेरा फोन बजता है। आपके नाम पर जो 3 खनन संपत्तियां थीं, वे वापस कर दी गई हैं। फिर एक अनजान नंबर से। अब हमारा हिसाब बराबर है। मेरे कदम रुक जाते हैं। इसका क्या मतलब है? पैसे का हिसाब हो गया। अब अगला कदम हमारे बीच का हिसाब चुकता करना है। लूना के निजी वाइन सेलर में वह पहले ही मैकालेन की आधी बोतल खत्म कर चुकी है और उसके गले में अब भी कड़वाहट है। लूना बिना किसी को लक्ष्य बनाए गाली देती है।
यह उसके पिछले जन्म के जेवियर के लिए है या खुद के लिए जो फिर से उसी जाल में फंस गई, वह नहीं जानती। जब गिलास फिर से खाली हो जाता है वह हल्के से मुस्कुरा देती है। कैसी विडंबना है। इस जीवन में उसने चुपचाप मुझे देखने की सोची थी, इस इंतजार में कि शायद मैं मुड़कर उसे देखूं। अब मैं मुड़ गया हूं, उस जीवन के अपराध बोध में जो उसने कभी जिया ही नहीं। लूना जियांग, तुम सच में बिल्कुल भी नहीं बदली हो। वह सिर पीछे झुकाती है और आखिरी गिलास भी खाली कर देती है। गिलास जोर से मार्बल काउंटर से टकराता है, फिर एक ठंडा हाथ उसकी कलाई को पकड़ लेता है। मैं उसके पीछे खड़ा हूं। मुझे नहीं पता मैं यहां कब आया। मेरे पैरों में जूते नहीं है, मेरे नंगे पैर बर्फ जैसे ठंडे फर्श पर दबे हुए हैं। तुम अंदर कैसे आ गए? उसकी आवाज इतनी भारी है, पहचानी नहीं जाती। मैं एक चाबी उठाकर हल्का हिलाता हूं। शर्त में जीती थी। लूना को अचानक याद आया, वह अतिरिक्त चाबी वापस नहीं ली थी। उसने चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। क्या मुझे बेवकूफ बनते देखने आए हो? मैं उसके हाथ से सीधा गिलास लेता हूं और उसे पीछे झुकाकर जो भी बचा है पी जाता हूं। शराब की जलन मुझे तड़पा देती है, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं, मैं यहां तुम्हें बताने आया हूं कि मैंने सिल्विया को इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया था और मैंने तुम्हें अपराध बोध में आकर नहीं चुना। मेरी उंगली उसकी भौं पर पुराने निशान को छूती है, वही जो हमने एक दूसरे को 15 साल की उम्र में दिया था। क्योंकि इस बार मैं साफ साफ देख सकता हूं कि किसे इसका हक है। वाइन सेलर में पूरी तरह सन्नाटा छा जाता है। बस 2 लोगों की सांसों की हल्की आवाज सुनाई देती है। लूना का गला हिलता है। वह मुझे दूर धकेलना चाहती है, लेकिन उसकी उंगलियां बंद हो जाती हैं, मेरी कलाई को पकड़ लेती हैं। उसकी आवाज धीमी है, जेवियर, क्या तुम्हें पता है मैं तुम्हारे जन्मदिन के भोज में क्यों नहीं आई थी? मैं सिर हिलाता हूं। उसकी आवाज अब भी धीमी रहती है, क्योंकि उस साल जब तुम 22 साल के थे मैंने तुम्हें सिल्विया की ओर जाते देखा और मैंने खुद से कहा, अगर यही तुम्हारी चाहत है, अगर इससे तुम्हें खुशी मिलती है तो मैं बिना किसी पछतावे के तुम्हें जाने दूंगी। मेरी आंखों से आंसू अचानक गिर पड़ते हैं, वे उसके हाथ की पशत पर गिरते हैं। लूना ऐसे चौंकती है जैसे उसे जलन हुई हो और वह झटके से खड़ी हो जाती है, लेकिन मैं उसकी जैकेट का किनारा पकड़ लेता हूं। लूना, अगर इस जीवन में भी मैंने सिल्विया को ही चुना होता तो तुम क्या करती? उसका जबड़ा इतनी जोर से भींचा हुआ है कि कांप रहा है। काफी देर बाद वह दांत भींचकर शब्द निकालती है, मैं देखती रहती जब तक तुम दोबारा मेरे सामने मरते नहीं। उसके शब्द हमारे बीच की आखिरी दीवार गिरा देते हैं। लूना मेरा हाथ पकड़ सीढ़ियों की ओर भागती है। मेरा हाथ उसके हाथ से छूटने लगता है। मुझे छोड़ दो, चुप रहो। वह बेडरूम का दरवाजा लात मार खोलती है। उसका मुझे बिस्तर पर लिटाना बहुत कोमल है। तुम्हारे पैर से खून निकल रहा है। लगा कि वाइन सेलर में कांच पर पैर पड़ी डीडीएच गया था। लूना जाकर तुरंत घुटनों के बल बैठ गई। वह चिमटी से मेरे पैर में फंसे कांच के टुकड़े एक एक करके निकालती है। जब अल्कोहल वाला स्वैब घाव को छूता है तो मैं सिहर उठता हूं। सही हुआ तुम्हारे साथ, वह बुदबुदाई, पर उसके हाथ कोमल थे। पट्टी बांधकर लूना जाने लगी तो मैंने उसे बाहों में भर लिया। मेरे पुनर्जन्म के दिन ही मैंने स्विट्जरलैंड का टिकट ले लिया था। लूना पूरी तरह से स्थिर हो जाती है। मैं बोलता ही रहता हूं। मैं पूरे दिन एयरपोर्ट पर इंतजार करता रहा। फ्लाइट बार बार लेट होती रही और आखिरकार मौसम की वजह से रद्द हो गई और मैंने सोचा मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगा। इस बार चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें थामे रहूंगा। चांदनी पर्दे से छनकर कमरे में आ रही है। लूना धीरे धीरे मुड़ती है और अपने हाथों से मेरा चेहरा थाम लेती है। जेवियर, क्या तुम्हें डर नहीं है कि हम फिर से उसी जगह पहुंच जाएंगे? मैं झुककर उसके होंठों के कोने पर अपने होंठ रख देता हूं। तो फिर हम अगली बार भी एक दूसरे को ढूंढ लेंगे। ये चुंबन हल्का है, पर इससे लूना की आखिरी दीवार टूट जाती है। जब हम अलग हुए तो पाया कि हमारी उंगलियां जुड़ी हैं। याद नहीं ये कब हुआ। भोर की हल्की रोशनी में मैं लूना को बाहों में लिए जागता हूं। वह गहरी नींद में है। उसकी भौहों के बीच की सिलवट आखिरकार शांत हो गई है। मैं चुपचाप अपनी उंगली से उसके चेहरे के तीखे किनारे से लेकर उसकी नाक के गर्वीले पुल तक का निशान बनाता हूं। मेरा फोन बजता है। एक समाचार अलर्ट। लिन ग्रुप पर वित्तीय धोखाधड़ी का संदेह। शेयर की कीमत 50% गिर गई। लिन ग्रुप के बोर्ड रूम में सिल्विया एक टैबलेट दीवार पर फेंक देती है। धोखाधड़ी की रिपोर्ट किसने लीक की? कौन? सीएफओ सावधानी से अपना मुंह खोलता है। मिस लिन, ऑडिट रिपोर्ट में पुष्टि हुई है कि 8 अरब की राशि का कोई हिसाब नहीं है। सिल्विया उसे टाई से पकड़ लेती है। चुप रहो, मैं तुम्हें समस्याएं हल करने के लिए पैसे देती हूं, पैदा करने के लिए नहीं। वह लीगल टीम की ओर मुड़ती है। जांग ग्रुप पर तुरंत मानहानि का मुकदमा करो। लीगल हेड अपनी भौंक से पसीना पोंछता है। लूना द्वारा जारी की गई सबूतों की श्रृंखला बहुत ही पूरी है। इसमें हमारे बैंक के साथ हुई गुप्त बातचीत की रिकॉर्डिंग भी शामिल है। सिल्विया एकदम शांत हो जाती है। वह उसे छोड़ देती है और धीरे धीरे फर्श से छत तक की खिड़की की ओर चलती है। बाहर जिंगबाई का सबसे समृद्ध वित्तीय जिला है। अच्छा, वह धीरे से कहती है। बहुत अच्छा। वह ठंडी हंसी हंसती है। वह एक नंबर डायल करती है। एलेना, प्लान भी सक्रिय करो। जैंग ग्रुप की सबसे ऊपरी मंजिल पर मैं लूना की डेस्क के सहारे टिका हुआ हूँ। डेटा की एक लाइन पर टैप कर रहा हूँ। उन्होंने रातों रात अपनी सारी विदेशी संपत्तियां बेच दी हैं। लगता है वे सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं। लूना बिना ऊपर देखे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करती रहती है। लिन और जियांग दोनों परिवारों ने आज सुबह हमारे साथ 3 संयुक्त परियोजनाएं समाप्त कर दी। मैं हल्के से हंसता हूँ। एवा तो और भी निर्दयी है। वह हमारी पूरी चिप अनुसंधान और विकास टीम को लुभाने की कोशिश कर रही है। लूना ऊपर देखती है। उसकी आंखें चमकती हैं। उसकी चिंता मत करो। टीम के हर सदस्य ने महीनों पहले नॉन कम्पीट साइन किया था। एवा को 2 अरब का जुर्माना भरना होगा। मैं आगे झुककर उसकी भौहों की सिलवटें मिटा देता हूँ। सीईओ जियांग रात भर जागने के बाद काफी आकर्षक लगती है। लूना मेरा हाथ पकड़ लेती है। यंग मास्टर सी, ये एक ऑफिस है। मेरे होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। तो इससे पहले कि वह शब्द पूरा हो, एथन दस्तक देता है और अंदर आता है।
सीईओ जियांग, सिल्विया और चारों परिवार हमारी क्लीन एनर्जी डिवीजन को शॉर्ट सेल कर रहे हैं। लूना और मैं एक दूसरे की ओर देखते हैं। हम दोनों एक ही पल में मुस्कुरा उठते हैं। आने वाले हफ्ते में व्यापार जगत एक सांस रोक देने वाली जंग को अनफोल्ड होते हुए देखता है। सिल्विया जियांग ग्रुप के शेयर की कीमत गिराने के लिए अपने हर एहसान का इस्तेमाल करती है। लूना इस गिरावट का फायदा उठाकर छूट पर शेयर वापस खरीदती है। एलेना की टीम नॉन कम्पीट पेनल्टी से लड़ते हुए पैसे गंवा रही है। सेरेना उत्पाद की गुणवत्ता को लेकर अफवाहें फैलाती है। मैं जवाब में फैक्ट्री फ्लोर की लाइव स्ट्रीम करता हूँ। एवा की हालत सबसे खराब है। जिस ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट में उसने निवेश किया था वह एक घोटाला साबित होता है और वह रातों रात सबकी हंसी का पात्र बन जाती है। उसी दिन एथन मुख्य कार्यालय में तेजी से दाखिल होता है। मिस्टर जेड, सीईओ जियांग, बड़ी खबर, सिल्विया ने लिन परिवार की पुश्तैनी संपत्ति को गिरवी रख दिया है। मैं लूना की जैकेट ठीक करने में व्यस्त हूँ। मेरी उंगलियां रुक जाती हैं। क्या वह पागल हो गई है? लूना मेरा हाथ पकड़ लेती है। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। लिन ग्रुप के अंदर सब कुछ अराजकता में है। सिल्विया ने अपना खुद का ऑफिस तहस नहस कर दिया है। बैंक, वे लोन का नवीनीकरण क्यों नहीं कर रहे? सचिव कांपती आवाज में जवाब देती है। लूना ने केंद्रीय बैंक को हस्तक्षेप करने और निगरानी करने के लिए मना लिया है। सिल्विया जड़ हो जाती है। चाबी उठाकर वह दौड़ती है, पर पार्किंग में रिपोर्टर जमा है। सिल्विया जल्द कार में बैठ जाती है। वह देखती है कि लियो पहले से ही पैसेंजर सीट पर बैठा है। उसकी आंखें लाल हैं। सिल्विया, मेरे पास इसे पलटने का एक तरीका है। सिल्विया उसे जोर से धक्का देती है। अगर तुमने जेवियर के साथ यह सब शुरू नहीं किया होता तो यह सब कैसे होता? लियो कार के दरवाजे से टकरा जाता है। उसकी आंखों के आंसू तुरंत ही किसी जहरीली चीज में बदल जाते हैं। उस रात देर से मैं अकेले ही अपार्टमेंट लौटता हूँ। मैंने अभी अभी गाड़ी पार्क की ही थी कि पीछे से तेज कदमों की आवाज सुनाई देती है। मैं मुड़ भी नहीं पाता कि मेरे मुंह और नाक पर बेहोशी की दवा में भीगा कपड़ा दबा दिया जाता है। संघर्ष के दौरान मुझे लियो का विकृत चेहरा एक झलक में दिखाई देता है। अब तुम्हें अपना कर्ज चुकाना है छोटे मालिक। सब कुछ अंधेरा होने से ठीक पहले मेरा हाथ मेरी जेब में रखे फोन तक पहुंच जाता है। लूना एक मीटिंग में है। अचानक उसका फोन वाइब्रेट करता है। स्क्रीन पर लोकेशन पिंग और लाल निशान दिखता है। एसओएस सक्रिय हुआ। बॉस के मेज पर मुक्का मारते ही सब हैरान रह गए। अभी गाड़ी निकालो। परित्यक्त रासायनिक संयंत्र में तेज दुर्गंध फैली हुई है। मैं एक जंग लगे लोहे की कुर्सी से बंधा हूँ। लियो को घूर रहा हूँ जो पूरी तरह से बेकाबू हो चुका है। मेरी आवाज अस्वाभाविक रूप से शांत है। तुम इससे बच नहीं पाओगे। चुप रहो। लियो अपना हाथ उठाता है। उसके नाखून मेरे चेहरे पर 3 लकीरें खींचते हुए खून निकाल देते हैं। जब लूना यहाँ पहुंचेगी मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मर चुके हो। मेरे पीछे 5 आदमी विस्फोटक लगा रहे हैं। उनमें से एक बेचैनी से हिलता है। मिस्टर लियो, क्या हमें सिर्फ इन्हें अगवा नहीं करना था? लियो अपने बैग से नोटों की मोटी गड्डी निकालता है और जमीन पर फेंक देता है। तुम्हारी मर्जी, अपनी जान चुनो या पैसे और अपनी चुप्पी। मेरी पुतलियां सिकुड़ जाती हैं। ये विस्फोटक पूरे इमारत को जमींदोज करने के लिए काफी है। इंजन की गड़गड़ाहट पास आती है और एक काली एसयूवी लोहे का गेट तोड़कर अंदर घुसती है। दरवाजा खुलते ही गोली चलती है। लूना हटकर जवाबी फायर करती है, जिससे हथियारबंद के घुटने में गोली लगती है। उसके चेहरे पर अब भी ताजा खून लगा है। वह यहाँ तक पहुंचने के लिए लड़ती हुई आई है। लियो चिल्लाता है और मुझे ऊपर खींच लेता है। वह मेरी गर्दन पर चाकू रख देता है। लूना, अगर तुम 1 इंच भी हिली तो मैं इसका चेहरा बिगाड़ दूंगा। लूना बिना झिझके अपनी बंदूक गिरा देती है। मैं बुरी तरह छटपटाता हूँ। क्या तुम पागल हो? भागो, यहाँ अंदर विस्फोटक है। लियो अपना हाथ मेरे मुंह पर कस देता है। चाकू मेरे गाल पर खून की एक लकीर खींच देता है। कितना भावुक पल है। वह अपने पैर से डेटोनेटर को धक्का देता है। सीईओ जियांग, घुटने टेको और भीख मांगो, तब मैं इसे छोड़ दूंगा। लूना की आंखों में नाराजगी है, पर वह घुटने टेक देती है। लियो पागलों की तरह हंसता है। इतना काफी नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम अपना सिर जमीन पर झुका दो। मेरी आंखों से आंसू फूट पड़ते हैं। मैं बुरी तरह सिर हिलाती हूँ। मेरे गले से एक आवाज निकलती है, कच्ची और टूटी हुई। लूना धीरे धीरे अपना सिर झुका देती है। जैसे ही उसका माथा जमीन छूने वाला होता है, एक गोली चलने की आवाज गूंजती है। लियो के चाकू वाले हाथ से खून फूट पड़ता है। लूना झटके से खड़ी होती है और मुझे अपने पीछे खींच लेती है। मैं चिल्लाती हूँ, सावधान। जैसे ही लूना मुड़ती है, एक लंबा चाकू उसके पीछे से उसके अंदर घुस जाता है। वह उसके सीने में धंस जाता है। खून मेरे चेहरे पर छिटकता है, गर्म और गाढ़ा। मैं देखती हूँ कि लूना लड़खड़ाती है, फिर भी वह मेरे सामने ही खड़ी रहती है। वह 3 गोलियां चलाती है और हमलावर को गिरा देती है। जैसे ही वह नीचे फिसलती है, मैं उसे थाम लेती हूँ। वह पूरी तरह बिखर जाती है। लूना, तुम क्यों आई? वह दीवार के सहारे टिक जाती है। उसके होंठों के कोने पर खून है। उसका कांपता हुआ हाथ मेरे चेहरे को छूता है। वह मुश्किल से एक हल्की मुस्कान देती है। क्योंकि तुम मेरे मंगेतर हो। दूर कहीं सायरन बज रहे हैं। लियो चिल्लाता है और डेटोनेटर की ओर झपटता है। लूना अपनी आखिरी ताकत से अपनी बंदूक उठाती है। गोलियां लियो के कंधे के ठीक बीच में लगती हैं। वह चीखता है और गिर जाता है। लूना का हाथ गिर जाता है। अस्पताल के गलियारे में मैं आईसीयू के बाहर एक मूर्ति की तरह बैठा हूँ। मैं अभी भी खून से सने कपड़े पहने हुए हूँ। मेरे हाथ कांपना बंद नहीं कर रहे हैं। क्या वह मरने वाली है? मैं अचानक पूछता हूँ। ईथन की आंखें लाल हैं। वह सिर हिलाता है। सीईओ जियांग पर भरोसा करो। मैं अपनी हथेलियों पर जमे हुए खून को देखता हूँ। क्या मेरी पिछली जिंदगी में जब मैं मरा था वह भी इतनी डरी हुई, इतनी बेबस थी?